हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया ब्लॉकचेन के बारे में, जिसका नाम है हाइपरलेजर, या फिर आप कह सकते हो एंटरप्राइज ब्लॉकचेन। मतलब एक ऐसी ब्लॉकचेन जो कि आप एंटरप्राइज या फिर कंपनीज में यूज होते हुए देखोगे। तो हाइपरलेजर के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो हाइपरलेजर वो ब्लॉकचेन है जो कि काफी ज्यादा डिमांडिंग स्किल है इस समय का, और आने वाले टाइम में इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ आप देखने वाले हो। तो आइए शुरू करते हैं इस कोर्स को और समझते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें जानने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। मजेदार होने वाला है ये कोर्स। तो पहली चीज से हम लोग शुरुआत करेंगे, व्हाट इज हाइपरलेजर, हाइपरलेजर आखिर में है क्या। फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर में हाइपरलेजर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। भाई अगर पब्लिक ब्लॉकचेन इतना बढ़िया कर ही रही थी, पब्लिक ब्लॉकचेन के पास यदि फैसिलिटीज थी, तो आखिर में हाइपरलेजर की जरूरत क्या पड़ी। अब हाइपरलेजर अगर मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं तो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको हम लोग समझेंगे। फिर पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको हम लोग देखेंगे बहुत ही डिटेल में। फिर बात करेंगे हाइपरलेजर फैब्रिक की। ये हाइपरलेजर क्या है, हाइपरलेजर फैब्रिक क्या है, हाइपरलेजर कंपोजर क्या है, क्या क्या ये सारी चीजें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आप सुनते रहते हो, क्या ये सब एक ही जैसी हैं, क्या है इन सब में डिफरेंस। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे हाइपरलेजर फैब्रिक वाले सेक्शन में। फिर हम लोग बात करेंगे काफी ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हाइपरलेजर फैब्रिक एंड हाइपरलेजर, दैट इज चैनल, एमएसपी, नोट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स जो प्रेजेंट होती हैं हाइपरलेजर में। क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन में तो एक ही तरह की नोट्स होती हैं, राइट, मगर हाइपरलेजर में ऐसा नहीं है, बहुत तरह की डिफरेंट नोट्स होती हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उस चीज को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हाइपरलेजर ट्रांजैक्शन फ्लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसको समझने के बाद आपको पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाएगा हाइपरलेजर का। तो इसको हम लोग फिर समझेंगे। फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे नहीं रहेंगे, हम लोग टेस्ट नेटवर्क पे अपने चेन कोड को भी डिप्लॉय करेंगे, अपने टेस्ट नेटवर्क को रन करेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट पीयर्स को रन किया जाता है, कैसे ये सारी चीज़ें स्क्रैच से की जाती है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये भी चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देंगे। तो ये सारी चीज़ें जितनी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी होंगी थ्योरी में, इन सब का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग हाइपरलेजर टेस्ट नेटवर्क वाली वीडियो में देखेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज कि हम लोग अपने हाइपरलेजर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे हाइपरलेजर के टेस्ट नेटवर्क पे, जो कि सबसे वंडरफुल चीज़ होगी। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। और शुरू करने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं कि क्या इसकी कोई प्री रिक्विजिट्स हैं। नहीं, कोई भी इसकी प्री रिक्विजिट्स नहीं है, आपको कुछ भी आने की जरूरत नहीं। बट हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए कि आखिर में पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है। अब जिनको पब्लिक ब्लॉकचेन पता है उनके लिए तो काफ़ी ईजी रहेगी ये, राइट। पर जिनको थोड़ा नहीं पता है तो मैं उनसे ये रिकमेंड करूंगा कि पब्लिक ब्लॉकचेन का एक वीडियो देख लो। मेरे ब्लॉकचेन का 6 आवर्स का कोर्स है, पूरा मत देखो, शुरुआत के 7-8 वीडियोस भी देख लोगे तो भी आप हाइपरलेजर के इस कोर्स को कर सकते हो। तो कोई भी इसकी प्री रिक्विजिट्स नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं आखिर में ये हाइपरलेजर है क्या। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म लग रहा है ना, हाइपरलेजर, पता नहीं क्या है इसमें। तो हाइपरलेजर में आपको अगर एक सिंपल देसी शुद्ध भाषा में, सिंपल भाषा में बताऊं, हाइपरलेजर सिंपली एक प्राइवेट परमिशन्ड ब्लॉकचेन है। जी हाँ, सिंपली ये 3 कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं और आपने हाइपरलेजर को डिफाइन कर लिया। मतलब ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि प्राइवेट है और परमिशन्ड है। अब इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ब्लॉकचेन के बारे में बात की अपने कोडिटर चैनल पे, वो थी बिटकॉइन, राइट। फिर हम लोगों ने इथेरियम के बारे में बात की, और लास्ट टाइम हम लोगों ने अभी सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में बात की। अब ये जितनी भी ब्लॉकचेन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये सब की सब पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन होने का क्या मतलब है? मतलब ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिनका डेटा थ्रू आउट पब्लिक अवेलेबल। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं पहली वेबसाइट पे जिसका नाम है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में अगर आप देखोगे तो आपको बिटकॉइन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होगी। तो मैंने बिटकॉइन पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बिटकॉइन वाला पेज ओपन हो रहा है। तो कितना मेमपूल साइज है, क्या प्राइस है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही। साथ ही साथ कौन कौन से ब्लॉक हमारी ब्लॉकचेन पे ऐड है, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मतलब ये जो हमारा डेटा है, जो हमारे ट्रांजैक्शन है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। डेफिनेटली वो सब इनकोडेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पे जो भी हैशेस हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये सब इनकोडेड फॉर्म में है। बट तब भी हमारा जो डेटा है, हम ये तो कह ही सकते हैं कि ये क्या है, पब्लिकली अवेलेबल है। तो ये देखिए, ये पूरी ब्लॉक है और इस ब्लॉक में क्या क्या चीजें हैं, क्या नॉन्स है, मतलब A to Z हमें सारी इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक के बारे में पता है। वही अगर हम चलें ईथर स्कैन, मतलब कि हमारे ईथर स्कैन पे, और ईथर स्कैन पे भी अगर आप जाओगे और यहाँ पे भी आप किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन पब्लिकली अवेलेबल है, सारे के सारे ब्लॉक्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। तो मतलब A to Z सारी की चीजें
हमारी पब्लिकली यहाँ पे अवेलेबल है। इवन अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डेटा है ये भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आई थिंक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजैक्शन नहीं है, बट आई थिंक आप मेरी बात को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जब भी मैं एक पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करता हूँ। और वहीं अगर हम बात करें हमारे हाइपरलेजर की, ये एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है। मतलब ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि आप एक विद इन अ कंपनी, क्योंकि ये एक एंटरप्राइज ब्लॉकचेन है जैसे कि मैंने बताया, अभी हम लोग उसको और भी डिफाइन करेंगे, अभी तो मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन ही दे रहा हूं। तो ये विद इन अ कंपनी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं बस वही इस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। आप, मैं, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस हमें परमिशन हो उस ब्लॉकचेन को यूज करने की। बस यही डिफरेंस है आपके हाइपरलेजर में और आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन। ठीक है, अभी इस चीज को हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में हाइपरलेजर है क्या। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर में हाइपरलेजर की जरूरत क्यों पड़ी है। ये बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये तो ठीक है, मतलब पब्लिक ब्लॉकचेन से हमारा सारा काम चल रहा था, फालतू में एक और ब्लॉकचेन बना दी, इसका नाम रख दिया एंटरप्राइज ब्लॉकचेन, हाइपर ब्लॉकचेन, हाइपरलेजर। अब इसको क्यों बनाया, मतलब इसका क्या यूज है, इसको भी तो बताओ। चलो अब इसको भी समझते हैं कि क्या आखिर में कि हमारी हाइपरलेजर ब्लॉकचेन का आखिर में यूज क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा, मतलब अपने वाई को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर में जो एक एंटरप्राइज है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऐसा क्या लगा, उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई पब्लिक ब्लॉकचेन में जिसके लिए उसको इस एंटरप्राइज ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ गई। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हाइपरलेजर एक एंटरप्राइज ब्लॉकचेन, राइट, मतलब कि इस एंटरप्राइज, इस ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्लॉकचेन की जरूरत थी और उसी के लिए हाइपरलेजर बनाया। मतलब कि पक्का है कि हमारे पब्लिक ब्लॉकचेन में कुछ तो इश्यूज होंगे, तभी हमारे जो ये एंटरप्राइज है, जो हमारी कंपनी है, वो नहीं यूज करना चाहती हमारे इस पब्लिक ब्लॉकचेन को। तो आइए अब इस इश्यूज को समझते हैं। तो ये हमें हेल्प करेंगे समझने में कि आखिर में हमें हाइपरलेजर की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए बात करते हैं इश्यूज विद पब्लिक ब्लॉकचेन। आखिर में पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमें हाइपरलेजर को लाना। तो ये हमारी मान लेते हैं कि एक बिटकॉइन की पब्लिक ब्लॉकचेन है, या फिर आप किसी भी ब्लॉकचेन को मान सकते, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कोई भी हो गया। तो इस पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होता है, इस पब्लिक ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन होती है, और जो ब्लॉकचेन ए के पास है वही सेम ब्लॉकचेन बी के पास है, वही सेम ब्लॉकचेन यहाँ हमारे सी है, समझ लो आप यहाँ पे सी है, और ई के पास है, और वही हमारी सेम ब्लॉकचेन किसके पास है, एफ के पास है। मतलब कि ए बी सी ई एफ इन सबके पास एक एग्जैक्ट पी ऑफ ब्लॉकचेन है। बट अब इसमें इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि यहां पे अब आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रह गया। और एंटरप्राइज को अपना डेटा क्या चाहिए होता है, कॉन्फिडेंशियल चाहिए होता है, क्योंकि भाई एक एंटरप्राइज जब दूसरी कंपनी के साथ बातचीत करती है, अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करती है, तो क्लाइंट और जो आपकी एंटरप्राइज होती है उसके बीच में एक ये होता है, एग्रीमेंट होता है कि भाई आप हमारा डेटा लीक नहीं करोगे, हमारा डेटा किसी भी तरह से पब्लिक में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जो क्लाइंट है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे इस पब्लिक ब्लॉकचेन केस में, तो जो हमारी ब्लॉकचेन है वो हर जगह मौजूद है। मतलब जो जो भी इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट बनेंगे, इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का जो भी सिस्टम, जो भी इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का जो भी नेटवर्क नोड एक्चुअली में इसका पार्ट बनेंगे, उन सब के पास ये ब्लॉकचेन होगी। मतलब कि आपका जो डेटा है वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रह चुका है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो जो सबसे पहला इशू आता है हमारी पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ है कॉन्फिडेंशियलिटी का, जो कि एक एंटरप्राइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि एक एंटरप्राइज जब एक क्लाइंट के साथ आती है रिलेशन में कि भाई आपके लिए हम ये काम करेंगे, तो क्लाइंट की यही सबसे बड़ी डिमांड होती है कि हमारा जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कभी भी पब्लिक में लीक नहीं होनी चाहिए। सेकंड इशू की अगर हम बात करें तो सेकंड इशू ये है कि जब भी कोई ब्लॉकचेन में कोई भी ब्लॉक ऐड होता है, तो फॉर एग्जांपल हमारी ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, ए ने एक ब्लॉक माइन किया और लेट से उसने यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड किया। अब इस ब्लॉक को अगर सब जगह ऐड होना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का। यहाँ पे जो बी सी ई एफ है ये सब क्या करेंगे, इस ब्लॉक को वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि भाई ए ने जो यहाँ पे ब्लॉक ऐड किया है ये सही ब्लॉक है भी कि नहीं है, कहीं ये मैलिशियस ब्लॉक तो नहीं है। अगर ये मैलिशियस ब्लॉक नहीं है तब बी सी ई एफ क्या करेंगे, उसको अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करेंगे। तो अगर आप इस चीज को, इस सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, पहले तो एक ब्लॉक क्रिएट करना है, पहला तो ये हो गया। फिर उस ब्लॉक को आपको जितनी भी नोड्स हैं उन तक पहुंचाना है। फिर वो क्या करेंगी, उसको वेरीफाई करेंगी, उसको वैलिडेट करेंगी। फिर वो एक इंफॉर्मेशन आएगी कि हाँ भाई आपने जो ब्लॉक ऐड किया था वो सही ब्लॉक है, अब हम इसको ऐड करेंगे। तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप सतोशी नाकामोटो की जो ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 10 मिनट्स लगते हैं, राइट, एक ब्लॉक को क्रिएट होने में। तो आप समझ सकते हो कि एक एंटरप्राइज के लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अगर ये इतना ज्यादा स्लो नेटवर्क होगा जहां पे इतने सारे नोड्स होंगे, इतना टाइम लगेगा हर इस प्रोसेस में, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक एंटरप्राइज के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो हमारी ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन है ये काफी स्लो होती है, राइट।
अब बात करें थर्ड इशू की। थर्ड इशू ये है कि अभी तक आपने देखा कि हमारी जो ब्लॉकचेन थी उसमें कम नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे। अब इस ब्लॉकचेन में भाई नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ भी सकते हैं भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे और लोग आते जाएंगे, जैसे जैसे और नोट्स आती जाएंगी तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बढ़ते जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि भाई ये जो ब्लॉकचेन है आखिर में ये स्टोर कहाँ होती है, ये आपके सिस्टम में भी तो स्टोर होती है। अगर आप इस ब्लॉकचेन पार्ट हो तो आपके ही सिस्टम पे ये ब्लॉकचेन स्टोर होगी। अगर आपके ही सिस्टम पे ये ब्लॉकचेन स्टोर होगी मतलब ये एक स्पेस वो करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। अब लेट से यहाँ पे लैक्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा आपके सिस्टम पे स्टोर होता है तो उससे क्या होगा, आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसे इतनी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, अगर वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन का पार्ट बनती है तो उसमें उसको काफी ज्यादा पैसा अपने स्टोरेज के लिए भी देना पड़ेगा, जो कि एक स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं। सेकेंड चीज ये भी है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ लोग्स बढ़ेंगे, मतलब लोग्स बढ़ेंगे कह रहा हूँ, पीपल बढ़ेंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो होंगे वो भी बढ़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है एक ब्लॉक तो भाई कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर पाएगा, है ना। ये चीज तो उन्होंने पढ़ी हुई है ब्लॉकचेन के कोर्स में ही। तो इससे क्या होगा, इससे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का टाइम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि अगेन ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक स्केलेबल प्रोसेस नहीं है। तो थर्ड रीजन जिसकी वजह से पब्लिक ब्लॉकचेन में इशू आता है वो है इसकी स्केलेबिलिटी को लेके, कि हमारी ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन है ये स्केलेबल नहीं। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समराइज करें कि हमें आखिर में हाइपर लेजर की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। सेकंड चीज ये है कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन जो है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और थर्ड चीज ये है कि हमारी जो पब्लिक ब्लॉकचेन है वो स्केलेबल नहीं है, और इसीलिए एक एंटरप्राइज को इस हाइपर लेजर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए मार्केट में आप हाइपर लेजर की भी जॉब की काफी ज्यादा डिमांड देखोगे। तो ये बात करते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन और एक प्राइवेट ब्लॉकचेन में आखिर में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला है डिसेंट्रलाइज लेजर। तो क्या पब्लिक ब्लॉकचेन में एक डिसेंट्रलाइज लेजर होता है? बिल्कुल, आपके पब्लिक ब्लॉकचेन में एक डिसेंट्रलाइज लेजर होता है। ठीक है, पहले पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग प्राइवेट के बारे में बात करते हैं। क्या जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उसमें लेजर क्या सेम होता है? लेजर जब मतलब आई थिंक आप लोग जानते होंगे, मैंने ब्लॉकचेन के कोर्स में ये बताया है कि लेजर वो जगह है जहां पे आपके ट्रांजैक्शन सारे नोट होते हैं, और ब्लॉकचेन के केस में जो लेजर है वो आपका ब्लॉक होता है जहां पे आपके सारे ट्रांजैक्शन नोट होते हैं। तो ये जो लेजर होता है पब्लिक ब्लॉकचेन में वो ऑल ओवर द नेटवर्क सेम होता है, राइट। और ये हम लोगों ने अभी अपने एग्जाम्पल में भी देखा था जहां पे हम लोगों ने बात की थी वाई इशूज इन पब्लिक ब्लॉकचेन, जहां पे हमने देखा था ना कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो एग्जैक्टली एक जगह, मतलब हर जगह एक एग्जैक्ट कॉपी होती है हमारी ब्लॉकचेन की ऑल ओवर द नेटवर्क, राइट। क्या ये इम्यूटेबल है? बिल्कुल होती है। क्या ये एनोनिमस है? बिल्कुल है, क्योंकि आपकी जो डेटा है वो डेफिनेटली पब्लिकली अवेलेबल तो है, मगर वहां पे अगर आप डेटा देखोगे तो वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, राइट। तो लेट से अगर आप अपने फ्रेंड को कोई ट्रांजैक्शन करते हो, लेट से आपने आज अपने फ्रेंड को 5 बिटकॉइन भेजे, तो आप कौन हो ये नेटवर्क को नहीं पता है। आपका एक एड्रेस वहां पे होगा जो कि आपका एक पब्लिक एड्रेस होगा, वो आपके ब्लॉकचेन के ब्लॉक पे दिखेगा, मगर वो किसको बिलोंग करता है वो नहीं दिखेगा। तो आपका जो एनोनिमस वाला पार्ट है वो भी पूरी तरह से मेंटेन होता है आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन में। क्या यहाँ पे सारी नोड वेरिफिकेशन करती हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या ऑल नोड वेरिफिकेशन होता है? बिल्कुल, हमने देखा ही है कि अगर एक कोई ब्लॉक ऐड होता है तो सबकी सब नोड लग जाती हैं उसको वेरीफाई और वैलिडेट करने में, तो अगर वो वेरीफाई और वैलिडेट करके उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर सकें। क्या पब्लिक ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल है, ये चीज हमने इथेरियम की ब्लॉकचेन में ही देखा है। क्या पब्लिक ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट है? बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन में सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, तो सीधी सी बात है हम कोई भी डेटा कभी भी जब चाहे तब वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारी पब्लिक ब्लॉकचेन में ये सारी खासियत है। अगर हम बात करें प्राइवेट ब्लॉकचेन में, क्या प्राइवेट ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है? बिल्कुल है, मगर ये प्राइवेट ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है उन लोगों के लिए ही जो कि उस प्राइवेट ब्लॉकचेन का पार्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये अलग, ऐसा नहीं कि आप और मैं सब उस प्राइवेट ब्लॉकचेन का पार्ट बन सकते हैं। अनटिल अनलेस हमें परमिशन नहीं होगी तो हम इस प्राइवेट ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं बन सकते। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को तो फॉलो करती है, मगर हाँ लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के लिए, ठीक है, पब्लिक के लिए नहीं। क्या यहाँ पे जो लेजर होता है वो सेम होता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो लेजर होता है ना प्राइवेट ब्लॉकचेन में वो सेम नहीं होता है। अभी इस चीज को भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों है, इसको भी हम समझेंगे। मगर प्राइवेट ब्लॉकचेन में लेजर वाला कॉन्सेप्ट है, सबके पास एक जैसा लेजर नहीं होता है, ठीक है। क्या ये इम्यूटेबल है? बिल्कुल है, ये इम्यूटेबिलिटी को भी फॉलो करता है। क्या ये एनोनिमस है? नहीं, ये एनोनिमस नहीं होते, क्योंकि जब एक प्राइवेट ब्लॉकचेन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपने क्लाइंट के साथ डील करती है तो उसे पता होना चाहिए कि उसका क्लाइंट कौन है। कोई एनोनिमस लोगों के साथ तो हम लोग नहीं करेंगे ना अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन। तो इसीलिए यहाँ पे एनोनिमस की वाली जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे नहीं होती है। क्या यहाँ पे ऑल नोड वेरिफिकेशन होता है? बिल्कुल नहीं। प्राइवेट ब्लॉकचेन में भी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड को ये कैपेबिलिटी दी जाती है कि आप जो है
किसी भी ब्लॉकचेन के ब्लॉक को वेरीफाई करेंगे। तो ये सब क्या है, ये भी हम लोग थोड़ा डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। बस यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस स्लाइड में वापस आएंगे और एग्जाम्पल के थ्रू फिर इसको क्लियर भी कर लेंगे। ठीक है, क्या इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी है? बिल्कुल है। यहाँ पे भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जस्ट लाइक योर पब्लिक ब्लॉकचेन। क्या ये ट्रांसपेरेंट है? नहीं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांसपेरेंट? जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्राइवेट ब्लॉकचेन में एक ऑर्गेनाइजेशन कई सारे क्लाइंट के साथ डील कर सकती है। जब वो कई सारे क्लाइंट के साथ डील करेगी तो डेफिनेटली जब वो किसी एक क्लाइंट के साथ कोई डील कर रही है तो वो डेफिनेटली वो नहीं चाहेगी कि बी क्लाइंट को वो पता हो, है ना। सीधी सी बात है, कंपटीशन, मान लो ए और बी अगर कंपटीशन में है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं जो ए और बी को सर्व कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं चाहूंगा कि जो मैंने ए के साथ डील किया है वो बी को पता चले, है ना। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी वाली चीज नहीं होती है। जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लाइंट ए है और क्लाइंट ए है और जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच, क्लाइंट बी है और जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच होती है। उसके अलावा क्लाइंट ए और क्लाइंट बी के पास क्या है डेटा, किसी को कुछ नहीं पता होता है। ठीक है ना, क्लाइंट बी को क्लाइंट ए के बारे में कुछ पता है, ना क्लाइंट ए को क्लाइंट बी के बारे में कुछ पता है। तो इस तरह से आपकी जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हम लोगों ने अपनी पिछली स्लाइड में देखा कि आखिर में प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि प्राइवेट ब्लॉकचेन में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो क्या उन रिस्ट्रिक्शन का कोई फायदा भी है? जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अगर हम लोग पीछे जाएं, कि भाई हमारे पास यहाँ पे हम सेम लेजर यूज नहीं कर सकते, हम एनोनिमस बिहेवियर नहीं शेयर कर सकते, हम ऑल नोड वेरिफिकेशन नहीं कर सकते और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की तो बात ही नहीं कर सकते। तो ये काफी रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। जबकि पब्लिक ब्लॉकचेन में ये सब कुछ चेकआउट है, मगर यहाँ पे तो काफी सारे क्रॉसेस। तो क्या ये जो चीज है ये सही है, गलत है? क्या ये प्राइवेट ब्लॉकचेन में किस तरह से फायदा देती है? आइए इन सारी चीजों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, और क्या, और इस कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये कंपनी, जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये क्या करती है, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती है और एक रिटेल शॉप है ये, इसको ये भेजती है। ठीक है। अब भाई अगर इस मैन्युफैक्चर को, इस रिटेल शॉप को ये कंप्यूटर जो ये मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कि लाखों में हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या ऑर्डर मिला है इस मैन्युफैक्चर कंपनी को, तो वो क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी एक शिपमेंट कंपनी के साथ। भाई इसको मैन्युफैक्चर को शिपमेंट कंपनी के साथ वो बात करनी होगी, भाई मुझे ना, मैंने ये मान लो 1000 कंप्यूटर बनाए हैं, मुझे 1000 कंप्यूटर रिटेल शॉप तक पहुंचवाने हैं, तो क्या आप ये भिजवाओगे? तो मतलब इन दोनों के बीच में ये सारे कम्युनिकेशन होंगे। भाई कम्युनिकेशन होगा तो मतलब इनके बीच में एक चैनल होगा, तभी तो ये लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, है ना। ठीक उसी तरह से शिपमेंट कंपनी और रिटेल शॉप के बीच में एक चैनल होगा, जहां पे शिपमेंट कंपनी बताएगी रिटेल शॉप को कि भाई देखो 1000 कंप्यूटर का मेरे पास ऑर्डर था जो कि मैन्युफैक्चरर ने मुझे भेजा है, इसकी इतनी कॉस्ट है, क्या आप देने को तैयार हो? जो भी इन दोनों के बीच में बात होगी, तो इन दोनों के बीच में भी एक चैनल होगा जिसके थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करेंगे, है ना। अब मुद्दा ये है कि मान ले रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रिटेल शॉप है ना, ये थोड़ा, इसके पास अभी पैसे की तंगी है, इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरर से इतने सारे कंप्यूटर से एक साथ खरीद सके, तो ये क्या करेगी, ये बैंक से लोन लेगी। तो ये बैंक के थ्रू एक कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी और कहेगी भाई बैंक, हमें ना यार ये शिपमेंट जो आ रहा है ना, मुझे वो चाहिए ताकि मैं उसको रिटेल शॉप में बेच सकूं, और मतलब बेच सकूं, लोगों को बेच सकूं, और ताकि फिर मैं आपका जो उधार है जो आपसे लिया है मैं आपको चुका दूंगा। मतलब कि उनके बीच में एक कम्युनिकेशन होता है। ठीक उसी तरह से वो ये भी कहता है कि भाई देखो मेरा एक मार्केटिंग टीम भी है, और उस मार्केटिंग टीम के साथ ना मैं मार्केटिंग टीम से भी एक बात कर रहा हूँ। मतलब वो बैंक को क्यों बताएगा, मतलब ये रिटेल शॉप और मार्केटिंग टीम के बीच की बात है। भाई हमें अब देखो, मैंने, हमारे पास कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो शिपमेंट कंपनी हमें देने वाली है, अब हमको इसको बेचना है, तो जल्दी से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि जल्दी से जल्दी हमारे कंप्यूटर बिक जाए। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है जहां पे आप देख सकते हो कई डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेस हैं, कंपनीज कह लो या फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम कह लो, जहां पे शिपमेंट अपनी एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर की अपनी एक कंपनी है, बैंक की अपनी कंपनी है, रिटेल शॉप की अपनी कंपनी है, मार्केटिंग की अपनी कंपनी है, जहां पे ये इतनी सारी कंपनीज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम लोग अब अपनी पिक्चर को वापस से देखें, जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन के बीच में डिफरेंस थी, तो पहली चीज थी कि हमारी प्राइवेट ब्लॉकचेन में सेम लेजर नहीं शेयर की जाती है। अच्छा, अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। सेम लेजर ना शेयर करने के पीछे की वजह क्या है? वजह ये बहुत ही सिंपल है कि भाई इस तरह से समझो, ये रिटेल शॉप, ठीक है, ये बैंक से बात कर रही है लोन के लिए, तो क्या इस रिटेल शॉप को ये इस मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि मैंने बैंक से लोन लिया है? या फिर बैंक और मेरे बीच में क्या बात हो रही है मैं मैन्युफैक्चरर को बताऊंगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई ये रिटेल शॉप और इस बैंक के बीच की प्राइवेट बातें हैं, है ना, कि कितना लोन दिया जा रहा है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, ये इन दोनों के बीच की प्राइवेट बातें हैं। तो सीधी सी बात है, जो मेरा लेजर होगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ इस बैंक के साथ शेयर करूंगा और अपने साथ शेयर करूंगा, जो बैंक वाला लेजर होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक लेजर शॉपकीपर के पास एक अपना एक लेजर है,
और उसने वो वाला लेजर बैंक के साथ शेयर किया है कि भाई यहाँ पे हमने एक ट्रांजैक्शन किया है कि यहाँ तुमने मुझे लोन दिया है और मैं तुम्हारा इतना पैसा वापस कर दूंगा इतने टाइम तक, मतलब इन दोनों के बीच में एक लेजर है जो कि इन दोनों का प्राइवेट लेजर है। ठीक उसी तरह से क्या इस रिटेल शॉप को बताना पड़ेगा शिपमेंट कंपनी को कि भाई मैं मार्केटिंग टीम हायर कर रहा हूँ? नहीं। तो क्या मैं अपना जो लेजर है वो मैं मार्केटिंग टीम के साथ जो लेजर शेयर कर रहा हूँ, जो मैं लेजर कह रहा हूँ, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये मैंने वैसे बताया हुआ है। लेजर सिंपली आप समझते हो जहां पे ट्रांजैक्शन नोट किए जा रहे हैं, अभी के लिए आप समझ सकते हो जहां डेटा नोट किया जा रहा है। तो क्या इस रिटेल शॉप को ये बताना पड़ेगा शिपमेंट कंपनी को कि मैं मार्केटिंग टीम हायर कर रहा हूँ? नहीं। तो ये जो मार्केटिंग टीम और रिटेल शॉप के बीच की बातें हैं वो इन दोनों के बीच रहेंगी। वैसी तरह से शिपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बीच की जो बातें हैं वो इन दोनों के बीच में रहेंगी। शिपमेंट और रिटेल शॉप के बीच की जो बातें हैं वो इन दोनों के बीच में रहेंगी। इसीलिए हम सेम लेजर अक्रॉस ओवर द मतलब कि नेटवर्क नहीं शेयर करते, क्योंकि अगर हम सेम लेजर अक्रॉस द नेटवर्क शेयर कर देंगे तो जो बैंक और मेरे बीच की बातें हैं वो मार्केटिंग टीम को भी पता होंगी, शिपमेंट की कंपनी को भी पता होंगी, मैन्युफैक्चरिंग टीम को भी पता होंगी। ठीक उसी तरह से जो मेरी शिपमेंट वाली कंपनी से बातें हैं वो बैंक को भी पता होंगी, वो मार्केटिंग टीम को भी पता होंगी और वो मैन्युफैक्चरिंग को भी पता होंगी, अगर सेम लेजर होगा तो। इसीलिए हम लोग सेम लेजर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते प्राइवेट ब्लॉकचेन में। सेकेंड चीज बात है, ये क्या एनोनिमिटी को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब कि यहाँ पे आपको सबको अपनी एक दूसरे को आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, अगर मैं इस बैंक के साथ कोई टर्म्स और कंडीशंस रख रहा हूं तो क्या मैं किसी भी स्ट्रेंजर के साथ ये टर्म्स एंड कंडीशन रख लूंगा? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को तो किसी जान पहचान के साथ ही अपने कर्ज वर्ज लेना पड़ेगा ना, डेट लेना है तो हमें किसी जान पहचान के साथ ही लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम इस मैन्युफैक्चर को जानते होंगे तभी तो हम इससे कंपनी से कहेंगे कि भाई तुम हमें कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करके दे दो, कि हम किसी से भी कह देंगे सड़क चलते हुए कि भाई आओ तुम हमको मैन्युफैक्चर करके कंपनी कंप्यूटर दे देना? नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग एनोनिमस बिहेवियर को भी सपोर्ट नहीं करते प्राइवेट ब्लॉकचेन में। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ऑल नोड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे तो वैसे ये चीज नहीं दिखेगी, ये हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो क्या यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट होती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि अगर चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी मतलब कि मेरे और इनके बीच की जो बातें हैं वो सबको पता हो जाएंगी, इनके और मेरे बीच की बातें हैं जो सबको पता हो जाएंगी, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेजर है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जो भी चाहे उसको आके देख सकता है। मेरे पास बैंक मतलब इस रिटेल शॉप के पास एक लेजर है जिसमें बैंक और इसकी बीच की बातें हैं। अगर उसने उस लेजर को ट्रांसपेरेंट कर दिया कि भाई आओ कोई भी पढ़ लो इसको, तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना, तब तो इन दोनों के बीच की बातें सबको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे भी प्राइवेट वाला पार्ट मिस हो जाएगा और इसीलिए प्राइवेट ब्लॉकचेन इसको भी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये वजह है हमारे इस पर्टिकुलर चार्ट की, और ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिर में प्राइवेट ब्लॉकचेन क्यों बनाई गई और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आइए बात करते हैं हाइपरलेजर फैब्रिक के बारे में। आखिर में ये हाइपरलेजर फैब्रिक आखिर में ये भला क्या है? कभी कोई हाइपरलेजर कहता है, कभी कोई हाइपरलेजर फैब्रिक कह देता है, कभी कभी कुछ और लोग अलग अलग नाम से बोलने लगते हैं, हाइपरलेजर क्यूबरनेटिक्स और पता नहीं क्या क्या आ जाता है ना। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो पहले हाइपरलेजर क्या है? हाइपरलेजर एक एम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, मतलब कि आप समझ सकते हो इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लिनक्स फाउंडेशन ने बनाया है। ठीक है, ये एक पूरा ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जिसको लिनक्स फाउंडेशन बनाया है और ये स्टार्ट कब हुआ था? 2015 पे हुआ था। और इस हाइपरलेजर प्रोजेक्ट के अंडर में बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं। आइए उन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ हाइपरलेजर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे कोई सबमिट भी होने वाला है। हाँ ठीक है, हम लोग तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूरे हाइपरलेजर के बारे में बताया है कि हाइपरलेजर क्या है, क्यों ये इतना बढ़िया है, इन्होंने उस चीज़ों के बारे में बताया भी। हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ये आने वाले टाइम में। और यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे हाइपरलेजर क्यों है एंड ऑल दोस थिंग्स हमने वैसे ये कवर अप कर लिया है। अब ये देखो आप, हाइपरलेजर फाउंडेशन होस्टेड प्रोजेक्ट्स, तो आप देखो कितने सारे प्रोजेक्ट्स इस समय हाइपरलेजर की कैटेगरी में आते हैं और हाइपरलेजर फैब्रिक इज वन ऑफ देम, जो कि काफी पॉपुलर प्रोजेक्ट है। और उसके पीछे की रीजंस क्या है मैं आपको बताऊंगा भी, मगर आप समझ सकते हो कि यहाँ हाइपरलेजर जो एक हाइपरलेजर है जो कि लिनक्स फाउंडेशन की ही देन है, उन्होंने कई सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए, हाइपरलेजर एरियाज, बेसू, फैब्रिक, इंडी, इरोहा, बहुत सारे। अब मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा तो फिर मतलब इतने सारे तो क्या सब पढ़ने पड़ेंगे? नहीं,
ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर हाइपरलेजर प्रोजेक्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरप्राइजेस को देख के बनाई गई हैं। तो भाई उनके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें चलती हैं कि भाई किस इंटरप्राइज के लिए कौन सा हाइपरलेजर का प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट सूटेड होगा, और उस बेसिस पे ही आप उसको चूज करते हो। और हाइपरलेजर फैब्रिक अगर आप देखोगे तो इज वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोजेक्ट, और इसके भी आप रिव्यूज भी देख सकते हो। 20,690 हैं आई थिंक। किसी भी प्रोजेक्ट के इसमें मतलब नहीं है, राइट? देखोगे अगर आप ध्यान से, सब में आई थिंक 1000 के अराउंड ही है। कुछ ज्यादा से ज्यादा यहाँ 2000 तक, ये मतलब 1700 तक पहुंचा है। मगर हाइपरलेजर फैब्रिक 20,690 रिव्यूज के साथ यहाँ पे मतलब मौजूद है और काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि किस तरह से एज एन इंटरप्राइज में आप हाइपरलेजर फैब्रिक को यूज कर सकते हो। और इसके बारे में अगर और भी चीजों के बारे में अगर आपको जानना है, बेस्ट पार्ट इनकी, आप हाइपरलेजर की एक ये चीज मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा, अगर आप हाइपरलेजर में हो तो इस हाइपरलेजर के चैनल को जरूर से फॉलो करो। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चीज़ों को बताया गया है। जो भी हाइपरलेजर में बहुत ही इंटरेस्टेड है, हाईली इंटरेस्टेड है, और वो चाह रहे हैं यार मुझे हाइपरलेजर में ही जाना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो हाइपरलेजर फाउंडेशन करके ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप देखोगे, अगर मैं इनकी प्लेलिस्ट आप दिखाता हूँ, तो इसमें A to Z, आपको A to Z हाइपरलेजर के बारे में इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट जो लोग हैं वो आपको बताएंगे हाइपरलेजर के बारे में। ये देख रहे हो आप, हाइपरलेजर के कई सारे ग्लोबल फोरम हो चुके हैं, 243 वीडियोस हैं इसके रिलेटेड। प्लस यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आई थिंक हाइपरलेजर फैब्रिक और इन सब के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने एक बार देखे थे। मैंने पूरा नहीं देखा, बट हाँ इसमें ये दो आप 284 वीडियो सिर्फ हाइपरलेजर फैब्रिक में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है ना, जो लोग भी चाहते हैं कि भाई मैं पूरा हाइपरलेजर पे ही जाना चाहता हूँ, मैं पब्लिक ब्लॉकचेन की साइड नहीं जाना चाहता, जिस कंपनी में मैं जाना चाहता हूँ उसकी डिमांड हाइपरलेजर है, तो भाई मैं यही कहूंगा कि आप इनके चैनल पे जरूर से आओ, इनकी प्लेलिस्ट को विजिट करो और देखो। यहाँ पे हाइपरलेजर बेसू भी है, इरोहा भी है, उस पर तो कम वीडियोस हैं, बट सबसे ज्यादा वीडियोस आप देखोगे तो हाइपरलेजर फैब्रिक पे हैं, और इसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो अगर बात करें हाइपरलेजर फैब्रिक की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोजेक्ट है हाइपरलेजर में। और इसमें फायदे क्या है? इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये एक पूरे मॉड्यूलर नेचर को फॉलो करता है। मतलब कि आप जो भी चीजें बनाते हैं वो मॉड्यूल फॉर्म में बनाते हैं, और जब चाहे आप उस मॉड्यूल को हटा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये स्केलेबल मॉडल है, मतलब कि काफी स्केलेबल है, आपको इजिली स्केल कर सकते हैं किसी भी इंटरप्राइज में, और काफी ज्यादा सिक्योर है। अब ये सिक्योर क्या है, इसके पीछे की भी वजह है। तो पहली वजह है कि यहाँ पे, अच्छा ये तो वजह नहीं है वैसे, यहाँ पे पहला फीचर मैं बोलूंगा। तो पहला फीचर हाइपरलेजर फैब्रिक को जो बहुत ही बढ़िया है वो है चेन कोड का। चेन कोड क्या होती है? चेन कोड आप समझ सकते हो, जैसे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इथेरियम पे, जो कि एक प्रोग्राम है हमारी इथेरियम ब्लॉकचेन पे, ठीक उसी तरह से चेन कोड हाइपरलेजर के एक तरह से आप समझ सकते हो प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, इसको मैंने स्पेलिंग थोड़ा ये पास पास होंगे, मैं स्पेस दे दिया, बट चेन कोड एक साथ ही है ना। दूसरी चीज है, यहाँ पे होता है मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है, इस चीज को हम लोग अभी डिटेल में थोड़ा जानेंगे जब हम लोग हाइपरलेजर के ट्रांजैक्शन फ्लो को समझेंगे, इन सारी चीजों को समझेंगे, और आगे ही आने वाले वीडियोस में आप देख ही लोगे। बट ये सारी चीजें जो कि है ये होता है। फिर इसमें चैनल की भी एबिलिटी है। अभी क्या है टर्म्स मैं जानता हूँ कि थोड़े अलग अलग लग रहे होंगे, पर ये सारी जो फीचर्स है ना हाइपरलेजर फैब्रिक को काफी ज्यादा सिक्योर बनाते हैं, काफी ज्यादा स्केलेबल बनाते हैं, काफी ज्यादा मॉड्यूलर बनाते हैं। अब इन सब चीजों के बारे में आइए डिटेल में बात करते हैं, तब थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। तो आइए बात करते हैं चैनल की। आखिर में चैनल क्या भला है? तो बेसिकली चैनल कुछ और नहीं, ये एक पाथवे है जिसके थ्रू आप प्राइवेट कम्युनिकेशन कर सकते हो, प्राइवेट बातें कर सकते हो, बातें हो सकती हैं बेसिकली दो इंटरप्राइजेस के बीच में, दो मेंबर्स के बीच में। तो जैसे कि अगर आपने पिछला हमारा एग्जांपल देखा होगा, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर के, ये क्या है? ये पाथ्स है, ये चैनल्स है, जिसके थ्रू ये रिटेल शॉप इस बैंक से बात कर पा रहा है, ये रिटेल शॉप इस शिपमेंट से बात कर पा रहा है, ये रिटेल शॉप मार्केटिंग से बात कर पा रहा है, और ये मैन्युफैक्चर शिपमेंट से बात कर पा रहा है। तो ये कैसे बात कर पा रहे हैं? इस प्राइवेट चैनल के थ्रू बात कर पा रहे हैं। और ये प्राइवेट क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच की जो बातें हैं इसको नहीं पता चलेंगी, है ना, क्योंकि ये इनका अपना एक प्राइवेट चैनल है जो कि इन्होंने बनाया। और ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हम लोग वीडियो में प्रोग्रेस करेंगे, तो वहां पे मैं आप ये सारी चीजें आपको जो है प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी रहेगी, आगे जाके हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। फिर बात करते हैं मेंबर सर्विस प्रोवाइडर की। अब ये मेंबर सर्विस प्रोवाइडर की, ये सब चीज थोड़ा ध्यान से समझना, ये सब बहुत फंडामेंटल्स हैं, थोड़ा थ्योरी है आई नो, बट ये फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि ये चीज अभी हम लोग हाइपरलेजर ट्रांजैक्शन फ्लो वाले जब वीडियो में जाएंगे तो वहां पे इन सब चीजों का यूज होगा। तो वहां पे मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, इसलिए मैं एक छोटी छोटी डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बस उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है,
तो अब ये मेंबर सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी वैसे पढ़ ही सकते हो, पर इसका सिंपली काम ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है, जैसे अगर इसी एग्जांपल में देखें कि भाई ये जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कौन सी इंटरप्राइज है, वो आखिर में इस जिस मतलब हम जिस कम्युनिकेशन इस नेटवर्क का पार्ट है, क्या ये एक वैलिड एंटरप्राइज है भी कि नहीं है। पता चला यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल कोई इसका जो है इस रिटेल शॉप का कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, मान लो कोई कॉम्पिटिटर आता है इस नेटवर्क का पार्ट बन जाता है, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई हम किस इंटरप्राइज के साथ जुड़े हैं जो कि हमें ये मेंबर सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। तो एमएसपी इज अ मॉड्यूलर कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू मैनेज आइडेंटिटीज ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। दिस प्रोवाइडर इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेट क्लाइंट्स हु वांट टू जॉइन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट पूरा ये वाला जो हमारा मॉडल कंपोनेंट है देखता है कि भाई जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, कहीं चोर और तो नहीं है, कहीं हैकर तो नहीं है, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है, ये एक तरह से एक लिस्ट है जो कि बताती है कि कौन सा मेंबर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मान लो मैं एक मेंबर हूं, ठीक है, मैं जैसे कि इस चैनल में एक बैंक वाला मेंबर हूं, तो मैं क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकता हूं इस रिटेल शॉप के साथ। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ब्लॉकचेन में डेटा राइट कर सकता हूं या फिर सिर्फ रीड कर सकता हूं। तो मेरे पास कौन कौन सी एक तरह से अथॉरिटी है, ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमें बताती है। तो ये एक लिस्ट है जिसमें कि सारे मेंबर्स होंगे, उस मेंबर्स के पास क्या क्या परमिशन है, क्या क्या चीज को यूज कर सकते हैं, उसकी ये एक लिस्ट होती है। बहुत ही सिंपल है, आई थिंक लिस्ट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाइजेस which users or systems are granted or denied access to a particular object और सिस्टम रिसोर्स। ठीक है, अभी ये भी चीजें हम लोग आगे आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे ये भी है कि फुल एक्सेस ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, लेट्स से रीड का ट्रांजैक्शन हुआ या राइट का कोई ट्रांजैक्शन हुआ या आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आप इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में वो चीज मेंशन कर दो कि भाई ये ए यूजर है, इसके पास सिर्फ यही वाली परमिशन है, लेट्स से ये राइट कर सकता है, रीड नहीं कर सकता, या फिर ये रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, तो कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं हाइपरलेजर में डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स की। कई सारी नोड्स होती हैं यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि पब्लिक ब्लॉकचेन की तरह नहीं है कि सारी नोट्स इक्वल हैं और सब मतलब एक सारी नोट्स एक साथ वेरीफाई भी कर पाएंगी, ये सारी प्रोसेस नहीं है, राइट। अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा भी। तो यहाँ पे कई तरह की डिफरेंट डिफरेंट नोट्स होती है। जैसे पहली नोट होती है हमारी कमिटिंग नोट्स। तो ये ऐसी नोट्स होती हैं जिनके पास जितने भी लेजर हैं, है ना, ऑल ओवर द नेटवर्क, उन सबकी कॉपी इनके पास होती है। तो ये इस तरह की नोट्स होती है। दूसरी नोड होती है हमारी एंडोर्सिंग नोड। तो ये ऐसी नोड होती है जो कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो ये मैंने चेन को लिखा ना, मैंने बोला ना ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये ऐसी नोड्स होती हैं जो कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, मतलब यही चलाती हैं हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तीसरा है हमारे ऑर्डरिंग नोड्स। ऑर्डरिंग नोड्स का काम क्या होता है, ये जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑर्डर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब रिटेल शॉप ने बैंक से कुछ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन किए, या फिर लेट्स से रिटेल शॉप ने बैंक के साथ भी एक ट्रांजैक्शन किया, मार्केटिंग के साथ भी एक ट्रांजैक्शन किया। तो भाई कौन सा ट्रांजैक्शन पहले जाएगा, पहले मार्केटिंग वाला जाएगा तो पहले बैंक वाला जाएगा। तो इस तरह की जो सीक्वेंसिंग है उसको कौन देखता है, ये हमारी ऑर्डरिंग नोट्स देखती है कि भाई ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही डाला जाए। अब आता है हमारा चेन। चेन कोड क्या है, चेन कोड जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोग्राम है जो कि गो में लिखा हो सकता है, नोड जेएस में लिखा हो सकता है, जावा में भी लिखा हो सकता है, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड इंटरफेस को रन करता है। मतलब क्या है इसका, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि चेन कोड एक तरह से आप समझ सकते हो एक टूल है, मगर है ये एक्चुअल में प्रोग्राम। बट ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब एक प्रोग्राम है जो कि एक पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन कर रहा है, इस तरह समझो, मतलब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को रन कर रहा है, इस तरह से भी समझ सकते हो। या फिर आप चेन कोड को एक प्रोग्राम, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी समझ सकते हो हाइपरलेजर के लिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारी चेन। तो आइए अब बात करते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हाइपरलेजर ट्रांजैक्शन फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 8 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, 8 स्टेप्स होंगे यहाँ पे। स्टेप्स इजी हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बट स्टिल थोड़ा यहाँ पे अपने आप को मतलब मैं कहूंगा अटेंटिव रखना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें हाइपरलेजर के बारे में पढ़ी, हाइपरलेजर फैब्रिक के बारे में नहीं पढ़ी हैं, उन सारी चीजों का अब हम लोग यहाँ पे यूज देखेंगे। ट्रांजैक्शन फ्लो। ट्रांजैक्शन फ्लो का क्या मतलब है कि लेट्स से मैं एक क्लाइंट हूं, मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो किस तरह से वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा। पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए तो मैं पता है, ये चीज मैंने ब्लॉकचेन वाले कोर्स में अच्छे से बताई हुई है। अगर नहीं देखा है किसी ने तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। बट जिन लोगों मतलब इस वाले में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाइपरलेजर के केस में देखने वाले, जो कि काफी डिफरेंट है आपके पब्लिक ब्लॉकचेन के कंपैरिजन में आई से। तो बात करें हाइपरलेजर की, तो लेट्स से पहला स्टेप हमारा क्या होता है इसमें कि क्लाइंट इनिशिएटिंग अ ट्रांजैक्शन। मतलब कि मान लेते हैं कि ये कोई क्लाइंट है, मतलब हमारा ये हाइपरलेजर का नेटवर्क है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई क्लाइंट है जिसने कि एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, और लेट्स से ये एक रीड का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। मतलब कि उसको ब्लॉकचेन से कोई डेटा रीड करना है, क्योंकि भाई हाइपरलेजर में हर चीज प्राइवेट होती है, तो भाई आपको हर चीज के लिए वो चाहिए होता है, मतलब कि परमिशन चाहिए होती है। तो इसने क्या किया, एक रीड एक्सेस बोलूंगा
जो हमारी हाइपरलेजर फैब्रिक की जो नेटवर्क है उससे हमारा एक रीड एक्सेस मांगा। तो जब ये रीड एक्सेस जाएगा हमारी ब्लॉकचेन नेटवर्क के पास, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसको रीड करने के लिए बोल दिया जाएगा कि हाँ भैया आओ रीड कर लो। पहली चीज चेक की जाएगी क्या इसके पास मेंबरशिप सर्विस में क्या होता, एमएसपी क्या था, मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर आई थिंक, राइट? अगर नहीं था तो माफ करना, अभी के लिए याद नहीं आ रहा, चल ना फ्लो वो हो जाएगा। तो एमएसपी पहले चेक किया जाएगा कि भाई आखिर में ये जो क्लाइंट है क्या इस नेटवर्क का पार्ट भी है कि नहीं है ना? पता चले ये हैकर हो तो ये चीज तो होना नहीं चाहिए, तो पहले हम इसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। जब ये हम वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में इसके पास ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, कि वो रीड कर पाए कि नहीं। पता चला ये एक एमएसपी है जिसके पास रीड करने की वही नहीं है, मतलब कि परमिशन ही नहीं है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनाई कर सकते हैं। अनटिल नाउ अनलेस ये दोनों चीजें ग्रीन टिक नहीं हो जाएंगी हम इसको रीड करने नहीं देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके पास ये हमारा जो क्लाइंट था ये एमएसपी में भी टिक है और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में भी टिक है, तो ये रीड कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, कुछ भी। ठीक, सेकंड स्टेप हमारा है वैलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारा क्लाइंट है, क्योंकि अब इसको एमएसपी से भी टिक मिल चुका है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से भी टिक मिल चुका है, ग्रीन टिक मिल चुका है, अब ये क्या करेगा, अपने इस ट्रांजैक्शन का प्रपोजल, जितनी भी इंडोर्सिंग नोट्स होंगी हमारे नेटवर्क में, इंडोर्सिंग नोट्स वो नोट्स होती हैं जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करती हैं, राइट, जो हमारे चेन कोड को एग्जीक्यूट करती हैं। तो ये इनको ट्रांजैक्शन प्रपोजल भेजेगा, फिर इंडोर्सिंग नोड क्या करेंगी, इस ट्रांजैक्शन प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी और फिर जो इनके पास चेन कोड होगा उस चेन कोड को ये एग्जीक्यूट करेंगी। तो मतलब ये ट्रांजैक्शन आया, अब ये क्या करेंगी, एक चेन कोड को एग्जीक्यूट करेंगी। अब जब ये चेन कोड को एग्जीक्यूट करेंगी तो हमारा थर्ड स्टेप होगा जिसे हम कहेंगे सिमुलेटिंग द ट्रांजैक्शन। इस स्टेप में क्या होगा कि जब इन्होंने जो ट्रांजैक्शन हमारे पास आया था उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया, चेन कोड को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन किया। अब ये क्या करेंगी, उस ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन प्रपोजल है उसका जो आउटपुट आया हो, मतलब कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन भेजा हमारे क्लाइंट ने हमारे एंडोर्सिंग नोड के पास, एंडोर्सिंग नोड ने उसको लिया, फिर उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन किया। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के बाद जो आउटपुट होगा, जो आउटपुट आएगा वो किसको भेजा जाएगा, हमारे क्लाइंट को भेजा जाएगा। जैसे ही ये क्लाइंट को भेजा जाएगा तो क्लाइंट कहेगा ओके हमारे पास इन सब ने अपना अपना आउटपुट भेज दिया है, तो इंडोर्सिंग नोड ने अपना एक आउटपुट 1 भेजा है, आउटपुट 2 भेजा है, आउटपुट 3 भेजा, तो सबके पास अपनी अपनी चेन कोड है, सबने अपना अपना आउटपुट हमारे क्लाइंट को भेज दिया है। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में जो ये क्लाइंट है वो वेरीफाई करेगा इन सारे रिस्पॉन्सेस को। ये साइन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, साइन ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हर एक इंडोर्सिंग नोड ने अपना ट्रांजैक्शन साइन किया हुआ है कि भाई ये आउटपुट जो आया है इस चेन को एग्जीक्यूट कर, इस चेन कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद इसका ये आउटपुट है और ये मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ कि मतलब मैंने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन प्रपोजल आपको भेजा है। तो ये जो क्लाइंट है अब इन सारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा कि भाई अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कंसेंसस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और यहाँ पे वो वेरीफाई करेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है, कौन सा ट्रांजैक्शन गलत है। तो इन तीनों में, क्योंकि अभी यहाँ पे 3 ही लोग हैं, तो इन तीनों में से जब कोई दो एंडोर्सिंग नोड का ट्रांजैक्शन आउटपुट सेम होगा, उसी ट्रांजैक्शन आउटपुट को क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा। समझना इसे, जैसे पब्लिक ब्लॉकचेन में होता है ना कि 51% लोग जब कोई चीज कहेंगे उसी की बात को माना जाएगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है 51% कंसेंसस का, जहां पे जब ये अभी यहाँ पे 3 है तो 3 में से अगर 2 लोगों ने कह दिया कि भाई आउटलेट से इन दोनों ने कह दिया कि मेरा आउटपुट 1 और ये आउटपुट 2, इन दोनों का जो आउटपुट 1 आउटपुट 2 है वो दोनों सेम आ रहा है, तो इन दोनों का ही जो आउटपुट है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इन तीनों का ही डिफरेंट आएगा तो क्या होगा, एक चीज को भी किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कि 51% को अचीव होना ही है, तो यहाँ 3 है तो 2 को तो कम से कम सेम आउटपुट देना ही होगा, तभी हमारे क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करे। जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तो आएगा फिफ्थ, जहां पे हमारा ये जो क्लाइंट है ये ट्रांजैक्शन को ब्रॉडकास्ट करेगा हमारे ऑर्डरर नोड के पास। ऑर्डरर नोड क्या होती है, मैंने ये भी बताया है, ऑर्डरर नोड वो नोड है जो हमारे ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑर्डर करती है। तो ऑर्डर नोड के पास ये ट्रांजैक्शन जाएगा और अब आएगा हमारा 6th स्टेप, जहां पे ऑर्डर ट्रांजैक्शन और क्रिएट ब्लॉक। फिर आता है हमारा 6th स्टेप, मतलब कि हमारे ऑर्डर नोड के बाद अब ट्रांजैक्शन पहुंच गए हैं ताकि उनको सीक्वेंस में लगाया जा सके। अब हमारा ये जो ऑर्डर नोड है उस ट्रांजैक्शन को ऑर्डर करेगी और उसके बाद एक ब्लॉक को क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ध्यान समझना, फिर से जाता हूं एक बार। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन को इसने ब्रोडकास्ट किया ऑर्डर के पास, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन में से जो आउटपुट आया था वो किसके पास गया, ऑर्डर नोड के पास गया। अब क्या हो रहा है 6th स्टेप में, ऑर्डर नोड उन ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाएगी और फिर क्या करेगी, एक ब्लॉक को क्रिएट करेगी। जैसे ही एक ब्लॉक क्रिएट होगा,
अब ये ब्लॉक को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, जितनी भी नोड्स हैं, जो हमारी कमिटिंग नोड्स होंगी, जितनी इंडोर्सिंग नोड होंगी, इन सब को ये जो ब्लॉक है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि भाई चेक करो कि इस ब्लॉक में जो डेटा है वो सही है कि नहीं। तो अब ये क्या करेंगी, कमिटिंग नोड जितनी है या फिर इंडोर्सिंग नोड जितनी है वो वेरीफाई करेंगी। अगर वेरिफिकेशन में ये सब सही आता है तभी इस ब्लॉक को ऐड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो हमारा 7th स्टेप क्या है, पीयर्स वैलिडेट ईच ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉक। अब जाके जब ये 7th स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो 8th स्टेप में क्या होगा, पीयर्स, अच्छा अभी तो 7th स्टेप में ये होगा कि ये भाई जब इन्होंने इसको वेरीफाई कर दिया इस ब्लॉक को, तो इसकी इंफॉर्मेशन वो क्लाइंट को भेज देंगे कि हाँ भाई ये जो ब्लॉक है ये एकदम मैंने वैलिडेट कर लिया है, ये एकदम सही ब्लॉक है। और इन्होंने ये इंफॉर्मेशन किसको भेज दी, क्लाइंट को भेज दी। और लास्ट स्टेप में फिर क्या होगा, इस ब्लॉक को हाइपरलेजर में, मतलब कि ये जो ब्लॉकचेन है, हाइपरलेजर की प्राइवेट ब्लॉकचेन है, उसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा आपको लग भी रहा होगा कि यार ये बार बार इधर उधर क्या इधर उधर हो रहा है, बट ये सारे स्टेप्स हैं हाइपरलेजर ट्रांजैक्शन फ्लो के। अब ये हम लोग नहीं करते, मतलब ये हम लोग तो डिजाइन किया नहीं है, तो जिस तरह से इसको डिजाइन किया है उसी बेसिस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से ट्रांजैक्शन फ्लो होता है हाइपरलेजर के केस में। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो एक बार इसको समराइज करते हैं। पहला स्टेप क्या है, क्लाइंट एक ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेगा, जो भी मुझे ट्रांजैक्शन करना है, फिर इसको एमएसपी और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो ये हमारा ट्रांजैक्शन है ये किसके पास जाएगा, इंडोर्सिंग नोड्स के पास जाएगा। इंडोर्सिंग नोड्स कहेंगे कि अच्छा ठीक है ये ट्रांजैक्शन आया है, तो चलो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये इंडोर्सिंग नोट करेंगे। फिर जो भी उसका आउटपुट आएगा वो क्लाइंट को भेजेंगी, और क्लाइंट को फिर जितनी भी इंडोर्सिंग नोट है, जिसमें से 51% इंडोर्सिंग नोट जब कह देंगे कि हाँ ये वाला आउटपुट सेम है, मतलब इंडोर्सिंग नोट क्या कहेंगी, मतलब जब क्लाइंट के पास जो आउटपुट्स आएंगे उसमें से जब 51% आउटपुट सेम होंगे तो उन्हीं वाले आउटपुट को जो हमारी क्लाइंट है उसको एक्सेप्ट करेगी। जब वो उसको एक्सेप्ट करेगी तो हमारा फोर्थ वाला आएगा, जिसे कहा जाएगा वेरीफाइंग। भाई मतलब हमारे फोर्थ स्टेप में ये होगा जहां पे क्लाइंट ने उसको वेरीफाई किया, राइट, मैंने थर्ड में ही बता दिया, बट फोर्थ वाले स्टेप में ही क्या किया, क्लाइंट ने वेरीफाई किया जो भी इंडोर्सिंग नोड ने अपने ट्रांजैक्शन को भेजा जब उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन कर लिया था। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, तो हमारे पास अब प्रपोजल जो हमने भेजा था इंडोर्सिंग नोट को, उसका हमें रिस्पांस आ चुका है। अब हम ये रिस्पांस उसको भेज देंगे, ऑर्डर को भेज देंगे कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है। ऑर्डर क्या करेगा, फिर उस ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाएगा और फिर क्या करेगा, एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा। जैसे ही ब्लॉक क्रिएट होगा वो इस ब्लॉक को वेरीफाई कराएगा, वैलिडेट कराएगा, जितने भी कमिटिंग नोड्स हैं, इंडोर्सिंग नोड है, वो सब इन सबको वेरीफाई वैलिडेट करेंगी। और फिर क्या होगा, हमारे लेजर पे अगर ये सब सही हुआ तो उसको वो लेजर पे हमारे अपडेट कर देंगे। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये देयर लेजर क्यों लिखा है कि सबके पास अपना अपना एक अलग लेजर है, राइट, क्योंकि हम पब्लिक ब्लॉकचेन की तरह सबके पास सेम लेजर तो है नहीं, तो सब अपने अपने लेजर में उस ब्लॉक को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हाइपरलेजर का ट्रांजैक्शन फ्लो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा सा एक बार और जाओगे, अगर वीडियो नहीं समझ आया एक बार फिर से थोड़ा सा जाना, मैं ये प्रेजेंटेशन की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, फिर से देखना, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अब थ्योरी कर ली है, थ्योरी पढ़ पढ़ के दिमाग भी पक गया होगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं और समझते हैं जो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी थ्योरी में देखे थे वो प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं हाइपरलेजर इंस्टॉलेशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा जहाँ पे मैंने सारी प्री रिक्विजिट जो आपको चाहिए हाइपरलेजर को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि पहले आपको इन सारी प्री रिक्विजिट को इंस्टॉल करना होगा, फिर जाके आप हाइपरलेजर को इंस्टॉल कर पाओगे। हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बट तभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है हाइपरलेजर को इंस्टॉल करना। और मैं हाइपरलेजर को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप देखोगे तो मैं उबंटू का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 20.04 है और मैं वर्चुअल बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता है वर्चुअल बॉक्स क्या है, मैंने ये कई बार वैसे बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करने, मतलब उन्होंने एक चैनल है प्रोग्रामिंग नॉलेज करके, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये इंस्टॉल होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है। तो अगर आपके पास उबंटू नहीं है तो उस केस में आप ये वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो। तो वर्चुअल बॉक्स आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ का है, और मैं अब इस पे क्या कर पा रहा हूँ, अपने विंडोज़ के सिस्टम पे ये उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर पा रहा हूँ। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये मेरे वर्चुअल बॉक्स के थ्रू हो पा रहा है। तो मैं इसकी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वहां से इसको इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास उबंटू नहीं है, और उबंटू उसको रन कर लेना। जब उबंटू रन कर जाए तब उसके बाद आप क्या करोगे, हाइपरलेजर के फैब्रिक को इंस्टॉल करोगे। अब ये थोड़ा, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मतलब पहले ये प्रीरिक्विजिट सेटअप है जहां पे आपको कर्ल का इंस्टॉलेशन करना होगा, नोड जेएस का इंस्टॉलेशन करना होगा, गिट का इंस्टॉलेशन, पाइथन, लिब टूल, डॉकर सीई, डॉकर कंपोज,
तो ये सारी चीज़ों को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, मतलब ये जो गूगल डॉक है उसकी लिंक आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में वो कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्टली उसे इंस्टॉल करें ना इसको देखिए, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मैंने सारी कमांड्स, अगर आप देखोगे, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी हैं कि आपको कौन सी कमांड लिखनी है, क्या कमांड लिखनी है। बस आपको वो कमांड लिखते जाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं ये कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पे मैं सारे जो मैंने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किए हैं, मैंने भी कंप्लीट किया हुआ है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे पहला हमारा इंस्टॉलेशन है कर्ल का, तो आप देखोगे मैं यहाँ पे डालता हूँ कर्ल डैश डैश वर्जन, तो आप देखोगे मेरे पास कर्ल आ गया, ठीक है। 7.6 8.0 है। दूसरा है नोड जेएस का वर्जन चेक कर लेते हैं, तो नोड, आई थिंक इसका होता है नोड डैश डैश वर्जन, चेक करने में पता चलेगा। हाँ, तो ये है मेरे पास 12.22 है, तो 10 के अबव होना चाहिए, कुछ भी हो चलेगा। गिट इंस्टॉलेशन, अगर आपके पास पहले से ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं गिट भी दिखा देता हूँ कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, सॉरी फॉर दैट। गिट का कहाँ पे है, तो ये देखो, ये सारी चीज़ें जो मैं कमांड बता रहा हूँ ना, ये चेक करने के लिए कि आपके पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो मैं वर्जन चेक कर रहा हूँ, अगर वर्जन होगा तो मतलब कि इंस्टॉल है। तो ये देखो मेरे में गिट भी इंस्टॉल है। इसी तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ पाइथन का इंस्टॉलेशन है कि नहीं है मेरे में, तो मैं दिखा देता हूँ पाइथन डैश डैश वर्जन। तो आप देखोगे, ओके पाइथन नहीं है। ओके, एक बार देख लेता हूँ भाई, पाइथन तो है मेरे में, मगर ये बता रहा है पाइथन डैश डैश वर्जन जब मैंने किया तो नहीं है। ओके, ठीक है, नहीं है तो फिर इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैंने तो इंस्टॉल किया था। ओके, एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ, पाइथन डैश डैश वर्जन। ओके, ठीक है, नहीं है। पाइथन 3, ओके, आई थिंक शायद पाइथन 3 है क्या, लेट मी चेक, पाइथन 3 डैश डैश वर्जन, लेट मी चेक दैट। हाँ, पाइथन 3 है मेरे इंस्टॉल, आई थिंक पाइथन वो एक अलग कमांड ले रहा है, ठीक है। मेरे में पाइथन, भाई मैं सोचूं कैसे मैंने हाइपरलेजर चला दिया जब मेरे में पाइथन नहीं था। इसके बाद है लिब का, लिब भी देख लेते हैं लिब है कि नहीं मेरे पास, और इसके लिए कोई वर्जन चेक करने का है क्या ऑप्शन, ओके नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये आप इंस्टॉल करना पता चल ही जाएगा फिर तो, ठीक है। मैंने वही वही चीज़ें रखी हैं जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डॉकर का भी है, डॉकर को भी चेक कर लेता हूँ, डॉकर वर्जन, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये भी इंस्टॉल है। और डॉकर कंपोज को भी चेक कर लेते हैं कि ये इंस्टॉल है कि नहीं, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए मुझे करना पड़ेगा डॉकर, अच्छा यहाँ से अब मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, मगर मैं लिख रहा हूँ। कभी कभी एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे तो ध्यान रखना, कभी कभी हो सकता है कि आपने जो कॉपी पेस्ट किया हो उसमें कोई स्पेसेस आ गई हो एक्स्ट्रा, तो इस तरह की चीज़ें ना हो, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी कमांड रन नहीं करेगी। तो कोशिश यही करो कि कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हो तो थोड़ा संभल के करो, कहीं एक्स्ट्रा स्पेसेस मत रखो या कुछ इस तरह की चीज़ ना हो, ठीक है, डॉट ना आ जाए, इस तरह की चीज़ें ना हो। और यहाँ पे मैं इसको डॉकर को भी चेक करके दिखा देता हूँ, डॉकर कंपोज और वर्जन, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। ओके, वंडरफुल। तो देखोगे आप मेरे पास सारी प्रीरिक्विजिट्स पहले से हैं, अब हम लोग हाइपरलेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके पे भी जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तब आप हाइपरलेजर को इंस्टॉल करना। तो चलिए अब हाइपरलेजर को इंस्टॉल करते हैं। तो अब इंस्टॉल करना है हम लोगों को हाइपरलेजर को। आई होप आप लोगों ने हाइपरलेजर की जो प्रीरिक्विजिट्स थी उसको इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं हाइपरलेजर को इंस्टॉल करने के लिए। और हाइपरलेजर को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे, कर्ल का यूज़ करेंगे, जो हमने इंस्टॉल पहले से किया ही हुआ है। और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इंटर करूंगा। अब ये मेरे पे तो पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा मेरी सिस्टम पे, बट आप लोगों के में हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ले, डिपेंडिंग अपॉन योर रैम एंड डिपेंडिंग अपॉन योर, मतलब आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नेट की स्पीड क्या है, ऑल दोस थिंग्स। दूसरी चीज़, जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे, क्योंकि मैंने पहले एक बार इंस्टॉल किया हुआ है चेक करने के लिए, बट जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है एरर आए, और आई थिंक मेरे पे भी एरर आएगी। अगर आप देखोगे तो मेरे पे भी परमिशन डिनाइड का एरर आ गया, राइट। तो इस एरर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली ये वाली कमांड लिखनी होगी। आपके पे भी आएगा ही, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे पहले से लिख देता हूँ। ये डॉक फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। इसको आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है ताकि ये जो परमिशन वाला चक्कर है वो सही हो जाए। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और अब फिर से हमें ये कमांड लेनी है और फिर से इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ से इसको सही से कॉपी करना, मैंने बोला ना स्पेसेस नहीं होने चाहिए फालतू के, वरना फिर वो एरर दे देगा कमांड में। ओके, मैंने पेस्ट करना था, पेस्ट, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ, अब हाइपरलेजर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही हाइपरलेजर इंस्टॉल हो जाएगा हम लोग तुरंत से स्टार्ट कर देंगे हाइपरलेजर में बढ़िया से, उसके जो अभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, चैनल्स और पीयर्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को फिर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। आई होप मज़ा आ रहा होगा, अभी तक बोरिंग नहीं हुआ होगा। हाइपरलेजर थोड़ा सा मुझे पता है
अलग तरह का है कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन। बहुत से लोगों को तो लग भी रहा होगा पब्लिक ब्लॉकचेन काफ़ी ईजी था इसके लिए, मगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पब्लिक ब्लॉकचेन भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आप देखो तो मैं पब्लिक ब्लॉकचेन पे शायद 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तब जाके शायद पब्लिक ब्लॉकचेन में कॉन्फिडेंस आता है। मतलब मुझे तो मतलब 1 साल जब मैंने पूरे वीडियोस बनाया, पढ़ाया वढ़ाया, तब मुझे लगता है कि हाँ यार मैंने भी कुछ बढ़िया कर लिया अभी पब्लिक ब्लॉकचेन में। तो ये हाइपर लेजर भी थोड़ा एक अलग फील्ड है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। टाइम देने के बाद आई थिंक इसमें भी आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगी। हाइपर लेजर मेरे लिए भी काफ़ी न्यू ही था जब मैंने इसको स्टार्ट किया। और यहाँ पे हमारा, मैंने अपनी बकवास अब बंद कर देता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हमारा हाइपर लेजर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, इससे ये पता चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 6 डेज अगो दिखा रहा है। एक्चुअली मैंने जो चेंजेस किए थे कुछ टाइम पहले जब मैंने इंस्टॉल किया था, तो आई थिंक उसके ही रेफरेंस में होगा ये। तो यहाँ पे हमारा हाइपर लेजर इंस्टॉल हो चुका है, हाइपर लेजर फैब्रिक बेसिकली। अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी बच गई है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग पक्का फिर से प्रैक्टिकल शुरू कर दूंगा, ठीक है। बट ये एक थ्योरी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लेते हैं कि आखिर में हाइपरलेजर टेस्ट नेटवर्क क्या है और हाइपरलेजर में कौन कौन से नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली हाइपरलेजर हमें 2 तरह के नेटवर्क प्रोवाइड करता है, एक इंटरप्राइज नेटवर्क होता है और एक होता है आपका हाइपरलेजर टेस्ट नेटवर्क। और हम इस वीडियो में टेस्ट नेटवर्क पे ही वर्क करेंगे क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए सही है, ईजी पड़ता है। तो हम लोग हाइपरलेजर का जो इंटरप्राइज नेटवर्क है उसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो हाइपरलेजर टेस्ट नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती हैं इसको समझते हैं। हाइपरलेजर टेस्ट नेटवर्क में पहली चीज होती है आपकी ऑर्डरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्डरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ऑर्डरिंग नोड्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि जो कि आपकी ट्रांजैक्शन के सीक्वेंस को मेंटेन करती हैं। और दूसरी चीज होती है आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो कि आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन ही होता है आपकी एमएसपी का, मेंबरशिप, मैं बार बार भूल जाता हूँ इसका फुल फॉर्म, मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर आई थिंक। तो सर्विस जो आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ये भी इसका ही एक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि आपकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखता है। तो नाम से पता चल रहा है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो आई थिंक अब क्लियर हो ही रहा होगा, सर्टिफिकेशन है किसी चीज़ का जो कि आइडेंटिटी से रिलेटेड ही है। उसी के साथ आपके पास आता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2। ऑर्गेनाइजेशन 1 में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में क्या होता है, इसको समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन 1 में आपके पीयर्स होते हैं, भाई पीयर्स का होना जरूरी है, तभी तो कोई ट्रांजैक्शन होगा, तभी तो कोई चीजें होंगी ना। पीयर्स का मतलब एक तरह से आप नोट समझ सकते हो, तो नोट्स एक दूसरे के पीयर्स होते हैं, तो वही ऑर्गेनाइजेशन 2 में भी होते हैं ये पीयर्स। और इस टेस्ट नेटवर्क वाले केस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चैनल क्रिएट किया जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन 1 का पीयर है और ऑर्गेनाइजेशन 2 के पीयर के बीच में। मतलब कि ये इस तरह से ही है कि मैं, जो हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल देखा था, अगर आपको याद हो, जहाँ पे मैं एक रिटेल शॉप हूँ और मुझे बैंकिंग सिस्टम से बात करनी है, बैंक सर्विसेज से बात करनी है। तो मैं क्या हो गया, मैं एक रिटेल शॉप वाली ऑर्गेनाइजेशन हूँ और ये बैंकिंग सिस्टम वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मेरा पीयर रहा और ये उनका पीयर रहा, और उन दोनों के बीच में ये एक चैनल मैंने क्रिएट किया जिसके थ्रू हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, इसमें भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है। साथ ही साथ इसमें एक नई चीज होती है, नहीं भी नहीं कहूंगा, मतलब साथ ही साथ इसमें एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्टेट डेटाबेस। अब ये स्टेट डेटाबेस क्या है, इसको आइए समझते हैं। तो बेसिकली स्टेट डेटाबेस क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने हाइपरलेजर की ब्लॉकचेन में कुछ डेटा ऐड किया, लाइक से फॉर एग्जांपल एक जो हमारा कंप्यूटर था जिसकी आईडी मान लेते हैं कि 123 है और उसका ओनरशिप मुझे है, क्षितिज को है। तो ये मेरे पास है कंप्यूटर इस समय, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मुझे ये कंप्यूटर नहीं चाहिए, मैं इसकी ओनरशिप ट्रांसफर करता हूँ किसी और पर्सन को। लेट्स से मैंने क्या किया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी करण को। तो अभी भी देखोगे तो कंप्यूटर आईडी सेम है, सिर्फ ओनरशिप को यहाँ पे चेंज किया गया है। फिर इसी तरह से करण ने क्या किया, भाई किम को ये ओनरशिप दे दी, फिर आगे जाके फिर ओनरशिप राज को मिल गई। मतलब कि एक तरह से लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेचते जा रहे हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। और लास्ट में ओनरशिप किसके पास है, राहुल के पास है। मतलब जो कंप्यूटर मेरे पास जिसकी ओनरशिप थी, जिसकी आईडी 123 थी, मैंने उसको दिया था करण को, करण के बाद करण ने दे दिया किम को, किम ने राज को और राज ने राहुल को। तो करेंटली ओनरशिप किसके पास है, राहुल के पास है। अगर हम बात करें इस चीज को समझने की, मतलब अब इसको समझना कि अगर हमें पता करना है कि इस समय करंट ओनरशिप किसके पास है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं भाई हाइपरलेजर, जस्ट एन एग्जांपल समझने के लिए, कि भाई मुझे हाइपरलेजर बताओ यार करंट ओनरशिप किसके पास है। तो अगर हमारे पास सिर्फ यही डेटाबेस होगा, एक तरह से ये डेटा ही बेस है जहां पे हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो होगा क्या कि हाइपरलेजर को यहां से शुरुआत करना पड़ेगा, फिर उसको यहां आना पड़ेगा, फिर इसको यहां आना पड़ेगा, फिर इसको यहां आना पड़ेगा, फिर उसको बाद लास्ट में जब उसको मिलेगा कि हाँ भाई ये वो ब्लॉक है जिसमें डेटा स्टोर है, ये वो लास्ट ट्रांजैक्शन है जो कि हमारी ब्लॉकचेन पे हुआ है, तो मतलब ओनरशिप राहुल के पास है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने तो भाई यहाँ पे 5 ही ब्लॉक्स बनाए हैं, मगर आपकी हाइपरलेजर में हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स हो।
तो इस डेटा को क्वेरी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप यहीं से शुरुआत करोगे। अब ऐसा क्यों है, जिन्होंने भी थोड़ा लिंक लिस्ट पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और नहीं भी पढ़ा है तो बस इतना समझ लो कि ये वाला जो मेथड है जहाँ पे आपको लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जानना है या फिर लेटेस्ट जो चीज़ हो रही है उसको जानना है, उसको जानने के लिए अगर हमारे पास स्टेट डेटाबेस नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से लेके एंड तक चलना पड़ेगा। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर जाके यहाँ। तो ये स्टेट डेटाबेस क्या करता है, ये हमारे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन को होल्ड करके रखता है। तो इस केस में हमारा लेटेस्ट ट्रांजैक्शन क्या है, लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है कि भाई ओनरशिप राहुल के पास है। तो स्टेट डेटाबेस क्या करेगा, वो इस डेटा को अपने पास स्टोर करके रख लेगा। तो अगर अब हम हाइपरलेजर से पूछेंगे, भैया हाइपरलेजर किसके पास ओनरशिप है का कंप्यूटर आईडी 123 की, तो हाइपरलेजर हमें चुटकियों में बता देगा, कहेगा भाई स्टेट डेटाबेस को देखेगा और कहेगा राहुल के पास है। तो ये स्टेट डेटाबेस का काम होता है, जो कि आपके एक तरह से आप समझ सकते हो जो आपके पूरे स्टेट का एक तरह से ध्यान रखता है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है लेटेस्ट। इस तरह से अभी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें फिर से इधर से इधर, इधर से इधर नहीं जाना पड़ेगा। इसी वजह से हाइपरलेजर काफी फास्ट भी होता है। ये चीज आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन में नहीं होती है। पब्लिक ब्लॉकचेन में सिर्फ एक ब्लॉकचेन होती है जिसपे सारी चीजें हो रही थी, और इसीलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। मगर यही चीज हाइपरलेजर में ऐसा नहीं होता है। हाइपरलेजर में आपके पास स्टेट डेटाबेस होता है, जिसके थ्रू आप चुटकियों में इस तरह से ही किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में जान सकते हो, लेटेस्ट ट्रांजैक्शन के बारे में। ओके गाइस, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अब अपने फैब्रिक को, मतलब जो हमने इंस्टॉल कर लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं, अपने टेस्ट नेटवर्क को इंस्टॉल कर लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसको हम लोग कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। तो हम लोग अपने टेस्ट नेटवर्क को ही रन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एलएसएल के, कि यहाँ पे हमारे पास देखोगे आप, तो कहाँ गया, ये रहा फैब्रिक सैंपल्स करके एक फोल्डर है, जो कि अभी हमने हाइपरलेजर को जब क्लोन किया था तो ये हमारे पास आ गया था। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर जाना है, फैब्रिक सैंपल्स, इसको मैं लेस करता हूं। तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स हैं। अभी के लिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का फोल्डर है वो है टेस्ट नेटवर्क वाला। तो यहाँ पे मैं करूंगा सीडी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी कमांड्स दे दी है, तो आप लोगों को कुछ परेशानी होना है, मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको सिर्फ इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई फाइल का ही यूज करना है, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पे करना है टेस्ट नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। इसके बाद अगर अब क्या करना है, देखोगे अगर आप, तो अब हमें अपना टेस्ट नेटवर्क को रन करना है। अब टेस्ट नेटवर्क को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली पहले मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा लगे। अब मैं सिंपली ये वाली कमांड या तो मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट थोड़ा ध्यान से करिएगा, अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेंगी तो कमांड रन नहीं करेंगी। और मैंने किया इंटर, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा नेटवर्क अब स्टार्ट हो गया है। हमारे पास 3 नोड्स आएंगी, एक आएगी पीयर 0 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1, पीयर 0 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 और एक ऑर्डर, और आप ये यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा, कहाँ गया, पीयर 0 ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड पीयर 0 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 एंड द थर्ड वन इज द ऑर्डर। अभी जो बाकी सारी हमारे चीज़ें थी, जैसे कि अभी हमने जो देखा, जो हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी था, या फिर जो हमारा वो था, क्या नाम है, स्टेट डेटाबेस था, अभी वो सब नहीं रन करेंगी। जो हम लोगों ने अभी कमांड लिखी है वो आने वाले टाइम में हम लोग, जो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स को ही रन करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने नोट्स के बीच में चैनल क्रिएट करना है। और उससे पहले मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। इससे आपको दिख जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से कंटेनर, जब मैं बात करता हूँ डॉकर की, तो मैं बात करता हूँ कंटेनर की। अब जिनको डॉकर नहीं पता है, मैं यही कहूँगा कि एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा, ईजी चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन से अभी नोड है, ऑर्डर है, और जो चीज़ वैसे अभी मैंने बताई है वही सारी चीज़ें यहाँ पे आप करके दिखाते हो। तो वही ये कमांड है कि टू ये रहा, टू दिस द above command will start the network and you can run below command to check docker containers, मीन्स कौन कौन से कंटेनर आपके स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद वाले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, चैनल क्रिएट करेंगे। तो चैनल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला यहाँ पे कमांड जो है ये इसलिए दिया है ताकि आप चेक कर सको कि क्या कोई चैनल है, कोई एग्जिस्टिंग चैनल है हमारे पीयर 0 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड पीयर 0 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2, उनके बीच में कोई चैनल क्रिएट है, कोई सीक्रेट पाथ, कोई प्राइवेट पाथ है कि नहीं है। तो अगर हमें इसको चेक करना है तो सिंपली इसे कॉपी करना होगा। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे पेस्ट करूँगा, हम रन करता हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे हमारे बीच में जो पीयर 0 है और पीयर 0 जो ऑर्गेनाइजेशन 2 का है, उनके बीच में कोई भी चैनल नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे चैनल पीयर्स हैज जॉइंट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट, ये एम्प्टी है। तो अभी हमारे पीयर्स के बीच में कोई भी चैनल नहीं क्रिएटेड है। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं ये वाली कमांड पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो इसके बीच से थ्रू हमारे पीयर्स के बीच में चैनल क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा
और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, मैं करता हूँ एंटर। और अब देखोगे क्रिएटिंग चैनल, हमारा यहाँ पे चैनल क्रिएट हो रहा है, राइट। ओके, यहाँ पे कुछ एरर भी आ रहा है कि क्या कह रहा है, आई थिंक कुछ यहाँ पे इन्होंने एरर बताया कि कैन नॉट ज्वाइन चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, चैनल पहले से ही है, क्योंकि अगर चैनल पहले से है तो भाई दिखाना चाहिए था ना। बट लेट्स सी यार, डॉक्यूमेंटेशन जो मैं बनाया, कभी कभी ये कमांड रन नहीं करती, कभी कभी ये इशू क्रिएट करती है। चैनल पीयर्स हैज ज्वाइन, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, ओके, आई थिंक ओके, गॉट इट। हुआ क्या है मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैंने एक गड़बड़ कर दी, और मैंने शायद आपको बताने में भी गड़बड़ कर दी। मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैंने क्या गड़बड़ किया। एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने कहा था कि चैनल क्रिएट नहीं, मगर चैनल एक्चुअली में क्रिएटेड है। चैनल क्यों क्रिएटेड है, अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है ना, चैनल पीयर्स हैज ज्वाइन, और उसके बाद ये टेस्ट चैनल दिख रहा है, राइट। तो ये बता रहा है कि हमारे जो पीयर्स हैं उनके बीच में चैनल क्रिएटेड है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जब मैंने पहली बार हाइपरलेजर रन किया होगा, तो उस केस में क्या हुआ होगा कि दोनों पीयर्स के बीच में एक चैनल क्रिएट हो गया है। अब वो चैनल अभी क्लोज हुआ नहीं, क्योंकि मैंने अभी आई थिंक नेटवर्क क्लोज नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले अपना चेक कर रहा था कि हाइपरलेजर सही से रन कर रहा है कि नहीं, तो इसीलिए एरर हुआ है। तो अगर आप देखोगे इस वाले मेरे डॉक्यूमेंटेशन को, तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि अगर आप ये रन करते हो कमांड, तो देखोगे यहाँ पे कोई भी टेस्ट चैनल क्रिएटेड नहीं दिख रहा, राइट। यहाँ पे जबकि आपको दिख रहा है टेस्ट चैनल। और अगर आप इसके बाद जब ये चैनल क्रिएट कर लेते हो, जब ये वाली आप कमांड रन कर लोगे, तब आपको यहाँ पे देखो टेस्ट चैनल ऐसे लिख के आएगा, जो कि मेरे में पहले ही बार में लिख के आ रहा था, क्योंकि मैं जब कर रहा था डेमो, तो उस समय ये क्रिएट हो चुका था और मेरे ध्यान से गया। थोड़ा वो करिएगा इसको। हाँ, मैं भी थोड़ा हाइपर लेजर की उसमें थोड़ा नया ही हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ हाइपर लेजर में, अभी तक इथेरियम पे पूरा काम किया है, ठीक है। बट आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जब आप अपने भी ये कमांड्स रन करोगे तो आपके में ये ऐसे ही आएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे देखो इमेजेस भी रख दिए हैं जानबूझ करके, क्योंकि कभी कभी उबंटू ना इश्यूज क्रिएट करता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ इमेजेस भी शेयर किए, ताकि आप अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई भी कर सकें। तो अगर आप ये वाली कमांड, जैसे अब मैं ये वाली कमांड भी रन करूँ, तो टेस्ट चैनल देखोगे क्रिएटेड दिख के आ रहा है। तो ये हमने पीयर 0 के रेफरेंस जो ऑर्गेनाइजेशन 1 में था उसके रेफरेंस में भी देखा। अब इसको जरा पीयर जो पीयर 0 है ऑर्गेनाइजेशन 2 का, उसके रेफरेंस में देखते हैं। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ नीचे जाते हैं, इसको भी आपको दिखाता हूँ। मतलब ये क्या बता रहा है कि पीयर 0 के रेफरेंस से हमने देख लिया था कि टेस्ट चैनल है। अब पीयर 0 जो ऑर्गेनाइजेशन 2 का है, उसके भी रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो टेस्ट चैनल दोनों के बीच में है, ठीक है। अब इस टेस्ट चैनल को हमें क्लोज करना होगा, ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे जा सकें, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली ये वाली कमांड को रन करना होगा। मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। इससे हमारा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। तो ये देखो कि सारे जितने भी कंटेनर थे जो एक्टिव थे, पीयर 0 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1, पीयर 0 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2, अब वो सबके सब स्टॉप हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और ये कर देना ज़रूर से, वरना क्या होगा कि वो जब आप नेक्स्ट, जैसे अभी मेरे में जो इशू हुआ, वो आपके में भी इशू हो सकता है। तो ज़रूरी है ये वाला स्टेप रन करना, जहाँ पे आप अपने नेटवर्क को डाउन कर लो, ठीक है। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अपने काउच डीबी वाले कंटेनर को ओपन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने पीयर 0 पीयर 1 को एक्टिव किया था। मतलब बार बार मैं पीयर 0 पीयर 1 कहता हूँ, तो आप समझ जाना, पीयर 0 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड पीयर 0 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2, इन दोनों को एक्टिव किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपने काउच डीबी, मतलब जो डेटाबेस यूज होता है, जो स्टेट डेटाबेस यूज होता है टेस्ट नेटवर्क के लिए, वो हम लोग इस समय रन करके देखेंगे। तो पहले दो स्टेप सिंपल हैं, आपको फैब्रिक सैंपल्स के अंदर जाना है, मैं जा चुका हूँ। टेस्ट नेटवर्क के अंदर जाना है, मैं जा चुका हूँ। इसके बाद आपको सिंपली ये वाली कमांड रन करनी है। अब देखो यहाँ पे ना हाइपरलेजर में सारा काम आपका कमांड से हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोडिंग आपको नहीं करनी अंटिल अनलेस कि आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करो, जिसे हम लोग चेन कोड भी कहते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। मैंने सारी चीज़ें इसीलिए आपके साथ डॉक्स में शेयर कर दी है, ताकि आप इजीली बच जाओ और अपने कमांड्स को रन कर सको। तो यहाँ पे हमारा ये काउच डीबी वाला नेटवर्क देखो स्टार्ट हो गया। अब आप देखोगे काउच डीबी 1 एंड काउच डीबी 0, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन 1 के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन 2 के लिए। और पीयर 0 भी है हमारे पास, पीयर 0 भी आ गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2 और ऑर्डर डॉट एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हमें चैनल क्रिएट करना है, तो सिंपली जैसे अभी हमने पीयर 0 के बीच में चैनल क्रिएट किया था, सिंपली अगर हमें फिर से चैनल क्रिएट करना है, अब इस चैनल को चैनल 1 कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ये सारे स्टेप्स काफ़ी मैकेनिकल हैं, काफ़ी ईजी हैं, बट स्टिल मैं आपको एक दो बार करके दिखा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चैनल यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। तो यहाँ पे सारे जो भी हमारे थे, इन सब के बीच में चैनल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी ईजी लग रही होंगी अब आपको। मैं इसको बार बार नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसको लास्ट टाइम बंद कर दे रहा हूँ। अब आपको मैंने करके काफ़ी बार दिखा दिया है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके रिलेटेड, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले नोट डाउन कर देता हूँ, फिर आपको मैं इन सारे डॉक्यूमेंटेशन को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए भी सारे स्टेप्स दिए हुए हैं,
सिंपल स्टेप्स हैं, इसको बस आपको रन करना है और सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी आपकी रन करेगी। फिर उसके साथ अगर आपको लगता है कि मुझे सारे के सारे कंटेनर एक साथ रन करने हैं, तो वो भी कमांड्स मैंने यहाँ पे दिए। मैं यहाँ पे फिर से रन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो फिर वही बार बार होगा और बोरिंग हो जाएगा एक टाइम के बाद। मुझे भी बोरिंग लगने लगा है इसको बार बार करते करते। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, कमेंट में करके आपको मुझे बताना होगा कि आपने ये असाइनमेंट किया है कि नहीं। अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप लिखोगे आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट फॉर हाइपरलेजर। ठीक है, तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मैं आपको वर्क देता हूँ आप वो करते हो, तो मुझे ये पढ़ाने में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइपरलेजर फैब्रिक के बारे में, और यहाँ पे अब हम लोग अपनी पहली एप्लीकेशन रन करेंगे यूजिंग हाइपरलेजर। ठीक है, तो हाइपरलेजर पे हम लोग अपनी ब्लॉकचेन पे हाइपरलेजर फैब्रिक का यूज़ करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है, अपडेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैच से नहीं क्रिएट करूँगा, बिकॉज स्क्रैच से क्रिएट करने का मतलब है कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना होगा, Node.js, जावा, इस तरह की चीज़ों पे, और बहुत सारे लोगों को अभी इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो आने वाले टाइम में डेवलपमेंट में एक स्क्रैच से भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बना के दिखाऊंगा, मगर अभी के लिए हम लोग एक सैम्पल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि हाइपरलेजर हमें प्रोवाइड करता है उसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है पब्लिक ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या है कि काफ़ी सिंपल होती है प्रोसेस। आपको बस जाना होता है, डिप्लॉय बस एक कमांड लिखनी होती है और आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाता है। बट यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और ये सारे स्टेप्स मैं आपको एक एक करके आज बताने वाला हूँ। और एक एक करके आपको मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना के हमें हाइपरलेजर ने दिया है उसको किस तरह से रन किया जा रहा है, एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक एसेट ट्रांसफर करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, और उसको रन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक एप्लीकेशन app.js का, जो कि अभी हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। तो हमारी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि यहाँ पे होगा, तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जैसे कि मैंने बताया नाम है एसेट ट्रांसफर डॉट जेएस। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने एक्चुअली में फैब्रिक सैंपल्स वाला जो हम लोग का फोल्डर क्रिएटेड हुआ था, राइट, जिस पे अभी हम लोगों ने टेस्ट नेटवर्क रन किया था, तो मैंने वही फोल्डर अभी बस VS कोड में ओपन किया है। और इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक app.js है और एक asset transfer.js है। तो बेसिकली आप वैसे तो ये चीज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो दो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। बट क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बढ़िया लैंग्वेज है जो मुझे लगती है, तो मैं इसलिए जावा स्क्रिप्ट का ही आपको एक एग्जांपल दूंगा। डेफिनेटली जिन लोगों को जावा में कमांड है वो जावा का चेन कोड देख सकते हैं, जिनको गो में कमांड है वो गो का भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज़ करनी है, जैसे इथेरियम में सॉलिडिटी यूज़ करनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से दी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा था, जैसे कि ये हमारा एसेट डॉट ट्रांसफर, जो एसेट ट्रांसफर डॉट जेएस, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने कुछ एसेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं हमें। एसेट 1, उसका कलर क्या है, साइज क्या है, ओनर क्या है, जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। आप समझ सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अपनी एक आईडी है, कलर है, साइज है, ओनर है, और उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती उनको डेफिनेटली इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसमें हाई लेवल, थोड़ी मैं कहूँगा एडवांस लेवल की जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ हुआ है, कोई बेसिक लेवल का नहीं यूज़ हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आप हाइपरलेजर में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कमांड होनी ही चाहिए, जैसे चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, गो हो, या फिर जावा हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आप रीड करोगे, मतलब ये आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सारी फंक्शनैलिटी दी हुई है, रीड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है ना। तो और भी चीज़ें होंगी यहाँ पे, डिलीट कैसे करना है किसी एसेट को, जस्ट लाइक एक CRUD एप्लीकेशन जहाँ पे आप क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस ट्रांसफर डॉट जेएस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, एसेट ट्रांसफर डॉट जेएस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई हैं। आप इसको रीड कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ, ये सैम्पल फैब्रिक सैम्पल्स के अंदर में ही है। फैब्रिक सैम्पल्स में आया हूँ मैं, फैब्रिक सैम्पल्स के बाद मैं गया हूँ एसेट ट्रांसफर और ये चेन कोड जावास्क्रिप्ट, चेन कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि मैंने एसेट ट्रांसफर डॉट जेएस। इसी तरह से अगर आप चेन कोड जावा के भी जाओगे तो आपको जावा से रिलेटेड यहाँ पे कोड दिख जाएगा। तो अब पता नहीं, मुझे यहाँ पे ज़्यादा आइडिया नहीं है जावा का, तो पता नहीं यहाँ पे कहाँ है, जो भाई जिनको जावा आती है वो अपना देख लेना। और app.js में अगर आपको लेके जाऊँ तो app.js वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने जा रहे हो। मतलब कि इसमें देखोगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फेच किया गया है, चेन कोड नेम, चेन कोड चैनल नेम, सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस भी है आपका
कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट डॉट सबमिट ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट डॉट एवेल्यूएट ट्रांजैक्शन। तो आप कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस यूज़ कर रहे हो और उसी के थ्रू आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सारे चेंजेस कर रहे हो। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपका जो फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा यहाँ पे एक फंक्शन है, लेट्स से क्रिएट एसेट, राइट। तो लेट्स सी कि ये यहाँ पे है कि नहीं है। तो क्रिएट एसेट, तो आप यहाँ पे देखोगे क्रिएट एसेट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया गया है एसेट को क्रिएट करने के लिए। तो एसेट 13, उसका कलर येलो है, 5 है, टॉम वहाँ पे ओनर है और 1300 उसकी एक मतलब की वैल्यू है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ऐप डॉट जेएस में पहले से ही दी हुई हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आपको करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इसी तरह की जो कमांड्स हैं आप कॉपी पेस्ट कर लो, चाहे तो अपनी एसेट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने पूरा आपको कोड दिया हुआ है, सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है और अपनी जो भी एसेट आपको क्रिएट करना है आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ही ये सारा काम होता है, मतलब कि ऐप डॉट जेएस एक तरह से आपकी कंट्रोल करेगी आपके इस एसेट ट्रांसफर डॉट जेएस को, और इसी के थ्रू हम लोग अपना प्रोग्राम रन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको वापस से चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे वही वो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये लोग भी जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ कर रहे हैं, हाइपरलेजर वाले भी, मतलब उन्होंने जो एग्जांपल दिया है तो हम लोग भी वही यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं अभी एसेट ट्रांसफर के बारे में, बट अभी हम लोगों को पहला स्टेप कुछ और है जो हमें करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने वही बताया कि एप्लीकेशन जो कि है कंट्रोल कर रही है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका इंटरैक्ट कर रहा है आपके लेजर के साथ। ये आपका ब्लॉकचेन नेटवर्क है, तो एप्लीकेशन ही रन कर रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तभी हम लोगों ने देखा भी ऐप डॉट जेएस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, ऐप डॉट जेएस, और वो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे एप्लीकेशन के पास आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी सबसे पहले हमें जाना होगा सर एकदम शुरुआत में, और उसके लिए सबसे पहले आप देखोगे हमें जाना पड़ेगा टेस्ट नेटवर्क में। टेस्ट नेटवर्क में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि अगर हमारा कोई टेस्ट नेटवर्क में कोई भी नेटवर्क चल रहा है तो उसको हमें क्लोज करना होगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट, ये हमारे प्री रिक्विजिट है अपने ऐप डॉट जेएस को रन करने की, आप ये समझ सकते हो। मैं यहाँ पे सीडी करता हूँ, ओके सीडी भी नहीं करो, पेस्ट कर देता हूँ अगर हो सके, राइट, तो टाइम बचेगा हमारा। ओके, अब मैं टेस्ट नेटवर्क के अंदर आ गया हूँ। अब मैं टेस्ट नेटवर्क को शट डाउन करता हूँ और मैं आपसे कॉपी करूँगा। अच्छा, शट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर सूडो यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज कभी कभी ये एरर दे देता है परमिशन का, तो मैं सूडो यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दिया अपनी कमांड को, तो कि अगर हमारा कोई नेटवर्क चल भी रहा है तो वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क अगर रन कर रहा होगा, कोई डॉकर अगर हमारी रन करी होगी, कोई कंटेनर अगर रन कर रहा है तो उसको हम लोग एक तरह से किल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे, अब ये हो जाए तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे, हाँ ये कह रहे हैं कि आपको अपना एक खुद का एक टेस्ट नेटवर्क ऑन करना होगा जिसका चैनल का नेम इन्होंने बता दिया है, और ये क्या करेगा, ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 कंटेनर को रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये सब प्री रिक्विजिट है ताकि आप अपने उसको रन कर सको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने डिप्लॉय कर सको हाइपरलेजर पे। तो मैं यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पेस्ट करने से पहले जैसे कि मैंने कहा सूडो लगा दूँ वरना फिर एरर भी आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी पेस्ट कर दी, और इसके थ्रू अब आप देखोगे हमारा चैनल और पीयर सारी चीज़ें रन करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग अपना टेस्ट नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसमें थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ओके, अब यहाँ वाला स्टेप क्या है, यहाँ पे हम अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा चेन कोड है, जो कि एसेट ट्रांसफर अभी हम लोगों ने देखा, राइट, एसेट ट्रांसफर डॉट जेएस, तो उस चेन कोड को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिप्लॉय करने जा रहे हैं अपने इस नेटवर्क पे। तो यहीं पे ये हो रहा है कि नेक्स्ट लेट्स डिप्लॉय द चेन कोड बाय कॉलिंग द नेटवर्क स्क्रिप्ट विद चेन कोड नेम एंड लैंग्वेज ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं फिर से इसे कॉपी करूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, और अब मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंकर पीयर सेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एमएसपी, मतलब ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोग एकदम सही स्टेप पे चल रहे हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे अपना हम लोग सूडो और ये जो कमांड है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये अभी अब हम लोग अपने चेन कोड को डिप्लॉय करने जा रहे हैं, एक तरह से आप ये समझ लो, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग ने कर दी है, तो हमारा आप चेन कोड यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जैसे ही अगर हमारा चेन कोड सही से रन कर जाएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का एरर कह रहा हूँ, मतलब सही वैसा जाएगा कि चेन कोड इनिशियलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आपका चेन कोड जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो डेफिनेटली आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको हम लोग थोड़ा टाइम देते हैं। तो देखिए मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ कि सैम्पल एप्लीकेशन अब कैसे क्रिएट होनी है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक नया टर्मिनल अब क्रिएट करना होगा, और जहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारी ऐप डॉट जेएस है, क्योंकि ऐप डॉट जेएस ही रन कर रही है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। मतलब ऐप डॉट जेएस को हम एक तरह से रन करते हैं, और ऐप डॉट जेएस में जो भी कोड लिखा होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होता है और हमारे लेजर को अपडेट करता है। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरैक्ट करता है लेजर के साथ, और ऐप डॉट जेएस के थ्रू हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बात कर रहे हैं।
तो ये वाला स्टेप यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी ये स्टेप होने देते हैं और फिर या फिर हो ही गया आई थिंक, लेट्स सी, देख रहे थे, हो रहा है, ठीक है, टाइम थोड़ा लगेगा। और तब तक के लिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नए टर्मिनल पे चलते हैं जहाँ पे फिर हम लोग अपने नोड ऐप डॉट जेएस को रन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे इसको कंप्लीट होने का। ओके, अब देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो चेन कोड इनिशियलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि हमारी चेन कोड रन हो चुकी है, डिप्लॉय हो चुकी है। अब हमें अपना नया टर्मिनल ओपन करना है और इसको मैं थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। और यहाँ पे ओके, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट अपनी इस कमांड को। तो अब हम लोग एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जा रहे हैं जहाँ पे हमारी ऐप डॉट जेएस है। तो ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ गया। ओके, मैं टेस्ट नेटवर्क के अंदर हूँ, सॉरी सर। इसको मैं, ओके चलो बैक जाते हैं, CD। एक्चुअली मैं टेस्ट नेटवर्क के अंदर था ना, और हमारी जो ये ऐप फाइल है ये फैब्रिक वाले सैम्पल्स के अंदर है, सैम्पल्स। और यहाँ पे अब मैं पेश करूँगा तो ये सही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आ गए। एक बार मैं आपको एलएस करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि हमारी ऐप डॉट जेएस है, पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज लॉग डॉट जेसन है। तो अब हम लोग यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जो भी डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई भी है, npm इंस्टॉल। सो मैंने किया npm इंस्टॉल इंस्टॉल। तो ये हमारी जो भी डिपेंडेंसीज हैं इनको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये हो गई इंस्टॉल। और अब थोड़ा सा इसमें नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने बताई है कि एलएस करके आपको इन्होंने दिखाया है, ठीक है। और थोड़ा नीचे, और अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी ऐप डॉट जेएस को रन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग ऐप डॉट जेएस को रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि होंगे, ठीक है। तो इसको पहले मैं रन करता हूँ, नोड ऐप डॉट जेएस। और ऐप डॉट जेएस किसको कंट्रोल कर रही है, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें दिया हुआ है, उसका इंस्टेंस हमारे ऐप डॉट जेएस में है। और जो जो ऐप डॉट जेएस करवाएगी वो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया है ऐप डॉट जेएस को। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। थोड़ा ये अजीब सा लग रहा होगा बट ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने जो भी कंसोल डॉट लॉग हम लोगों ने ऐप डॉट जेएस में किया था, राइट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो रही हैं। ये देखो आप, ये आपका एसेट ट्रांसफर डॉट जेएस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपने लेजर के सारे एसेट्स को गेट किया है ना। और ऊपर चलते हैं, देखते हैं कहाँ से शो हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोगों ने अपने लेजर के साथ इंटरेक्शन किया, क्योंकि लेजर में ही ये सारा डेटा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे था। तो हम लोगों ने सारे डेटा को गेट किया हुआ है। और यहाँ पे क्रिएट की है एक नई एसेट। अगर आप देखो, बहुत ही मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऐप डॉट जेएस में कमांड्स थी उनको हमने यूज़ किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बात करने के लिए, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सारी चीज़ें फिर कर रहा है। तो यहाँ पे एक नई एसेट क्रिएट हुई जिसका नाम है एसेट 13, और उसका कलर है येलो। और ये चीज़ हम लोगों ने देखी भी थी, राइट, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये एसेट डॉट ट्रांसफर जेएस था, राइट। तो अगर आप देखोगे तो एसेट 13, राइट, यही वाली हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की थी एसेट। और इसके लिए हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस का यूज़ किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को कॉल करके ट्रांजैक्शन सबमिट किया गया, और लेजर में ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई, और यही हमें यहाँ पे दिख रही। इट इज़ वंडरफुल थिंग, राइट, दिस इज सो कूल, राइट। आप अब अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया, आप जो भी चीज़ें अगर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ करना चाहते हो, आपको क्या करना होगा, ऐप डॉट जेएस में वो चीज़ें मेंशन करनी होगी, इंस्टेंस का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट डॉट इंस्टेंस का यूज़ किया, फिर इवैल्यूएट ट्रांजैक्शन, और फिर जो भी ट्रांजैक्शन मतलब जो भी फंक्शन का आपको यूज़ करना है उसका आपने नाम दिया, जो कि है यहाँ पे देखो गेट ऑल एसेट्स। यहाँ पे एक फंक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ वेयर इट इज, यहीं पे था यार, कहीं पे, ये गेट ऑल एसेट्स। और इसी तरह से हम लोगों ने अपने ऐप डॉट जेएस के साथ, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन करा के ये सारी चीज़ें अपनी ब्लॉकचेन पे कर दी है। मतलब कि हम लोगों ने क्या सीखा इसमें, हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से डिप्लॉय करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, किस तरह से अपडेट करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं एसेट्स को, जो कि आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। अगर आपको ऐप जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप डेफिनेटली जावा पे भी जा सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको A to Z सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल है, मतलब एडवांस लेवल की जावास्क्रिप्ट है, मैं ये कहूँगा। तो थोड़ा सा लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे नोट जेएस का बेसिकली यूज़ है। तो आप देखोगे कनेक्ट TCP, कनेक्ट का ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें, कोई गेटवेज हैं और ऑल दोस थिंग्स। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो डेफिनेटली ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर थोड़ा टाइम देने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा आपको नोट जेएस पे वर्क करना हो। अदरवाइज जिसको ही जावा, नोट जेएस इस तरह की एप्लीकेशन साथ मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, बिलीव मी और नॉट, उसके लिए हाइपरलेजर कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, आप देख सकते हो, इवैल्यूएट हुआ है ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने हाइपरलेजर पे की। ओके, यहाँ पे कुछ एरर वेरर आया हुआ है,
ओके ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पीठ से, चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, सारी चीज़ें तो चल गई हैं। ओके ठीक है। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हाइपरलेजर में आपको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। आपको मैंने जो जो कमांड्स बताई हैं, अगर आपको लेट से आपने कल को अपना कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आपको बस अपना यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है, अपनी एक ऐप डॉट जेएस क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे एसेट डॉट ट्रांसफर आपको दिखा देगा, एक सैम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, उसका आप यूज़ कर सकते हो समझने के लिए, और चुटकियों में फिर आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना के डिप्लॉय कर सकते हो हाइपरलेजर ब्लॉकचेन पे। ठीक है, और यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको और भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो तो हो कह रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने वही सारे स्टेप्स बताए कि नो डॉट ऐप डॉट जेएस कर क्या रही, ताकि आप इस डॉक्यूमेंटेशन को जब पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है कि एडमिन यूजर क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली जो उस ऐप डॉट जेएस को रन करेगा उसके लिए हमें एक एडमिन चाहिए, उसके लिए एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी चाहिए। तो जैसे ही आप ये चीज़ करते हो तो आपका एक वॉलेट करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे एडमिन से रिलेटेड जो भी प्राइवेट की है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप जाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चल के ये यहीं पे होगा ऐप डॉट जे एस में, राइट। ऐप डॉट जे एस में अगर आप जाओगे और यहाँ पे देखोगे एक वॉलेट फोल्डर क्रिएट हो गया है। इस वॉलेट फोल्डर में आप देखोगे तो एडमिन से रिलेटेड आईडी और सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसको क्लोज करो, ये देखो, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी और एडमिन यहाँ पे है, जो कि हाइपरलेजर नेटवर्क को यूज कर सकता है, राइट। अदरवाइज उसके पास परमिशन नहीं होती। और लेट्स से आपको और भी चीज़ें बताता हूँ इसको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, वही फिर अब यहाँ पे यूज़र का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए आप वॉलेट फोल्डर में देखोगे तो वहाँ पे एक यूज़र करके भी फोल्डर फाइल क्रिएट हुई है, जो कि आपके एप्लीकेशन को यूज़ करेगी, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद प्रिपेयर सा कनेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने सारे स्टेप्स बताए कि बेसिकली क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, और उन्होंने हर एक कोड को एक्सप्लेन भी किया है। तो मैंने तो आपको सारे कोड को एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कोड को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देखोगे तो उन्होंने हर एक कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि पहले क्या क्या हो रहा है। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि सैम्पल एप्लीकेशन प्रिपेयर करती है कनेक्शन चैनल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, ताकि हम बात कर सके अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, राइट। बिकॉज चैनल क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क कहूँ या फिर पाथ कहूँ, राइट। तो ये चीज़ सही रहेगी। और यहाँ पे आप जाओगे तो फोर्थ स्टेप में, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने देख ही ली है कि हमारे इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप होता है, और जितने भी ट्रांजैक्शन, मतलब जितने भी हमारे एसेट्स थे वो सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन पर शो होने लगते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली। ये देखो, यही वाला चीज़ हम लोगों ने देखी थी अपने टर्मिनल पे, और इसी की तरह इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें वैसे कवर अप कर दी हैं कि अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ये गेट ऑल एसेट्स से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ अभी शेयर की ही थी, और यही चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको समझाई भी गई हैं। तो अब जिनको भी और भी डिटेल में जानना है, इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करना, आपको सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, हाइपरलेजर पे कैसे क्या वर्क करना है, कैसे क्या करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आई होप आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉकचेन रिलेटेड, वेब3 रिलेटेड कोर्सेज अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये हमारी ब्लॉकचेन डेवलपर की कम्युनिटी है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये कोर्स आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।